हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे जो EORO की मैराथन क्लास चल रही है उसमें हम पॉलिटी पढ़ेंगे आज। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि EORO की जो अपना सिलेबस देखते हैं तो सबसे पहले ए पार्ट में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री आती है, ठीक है। तो उसकी सारी क्लासेज हो चुकी है, आप उसको एक बार देख लीजिए। और पॉलिटी वाले पार्ट है तो पॉलिटी वाले पार्ट में अपने करेंगे पहले राजस्थान वाला पार्ट, ठीक है। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसको हम देखेंगे, उसके बाद में इंडिया वाली पॉलिटी करेंगे, ठीक है। और अपने राजस्थान वाला पार्ट कर शुरू करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ, ठीक है। तो सिलेबस में क्या है कि भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, ये पार्ट तो है आपका इंडिया वाला, इंडिया की पॉलिटी का, ठीक है। और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, पहले राजनीतिक देखेंगे फिर प्रशासनिक देखेंगे। राजनीतिक में क्या क्या आती है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राजस्थान विधानसभा और उच्च न्यायालय। और मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस EO के एग्जाम में भी आएगा और सेम सिलेबस आपका RS का प्रीलिम्स का सिलेबस है। सेम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेबस RS का जो है, जो अब आपको EO वाला एग्जाम दे रहे हैं वो RS का भी देंगे। तो RS आपकी प्रीलिम्स वाला पार्ट है वो सेम यहाँ हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने जैसे मैं बता दूं कोई भी सिलेबस क्या होता है, सिलेबस दिया होता है अपने पढ़ते हैं। अब एग्जाम चाहे कौन सा ही हो, चाहे वो EO का हो, चाहे वो RS प्री का हो, चाहे मेंस का हो, अपने टॉपिक इस तरह से क्लियर करे कि चाहे कुछ भी पूछे, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे तो भी हमें पता होना चाहिए, और अगर अपने को लिखना पड़े तो भी पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, स्टार्टिंग में बता देती हूँ थोड़ा सा। राज्यपाल अपने स्टार्ट कर रहे हैं तो राज्यपाल का क्या है, EO में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेंगे और RS प्री में राज्यपाल पूछेंगे। अब आप कहोगे कि RS मेंस में राजस्थान की पॉलिटी वाले पार्ट में नहीं है, तो ये आपको नहीं सोचना, क्योंकि राज्यपाल आप देखेंगे RS मेंस में देखते हैं तो लोक प्रशासन है ही का, उसमें राज्यपाल मेंस में पूछ रहे हैं। तो राज्यपाल जब अपने पढ़ें तो अपने ये पढ़ें कि अपने को पूरा उसका नॉलेज होना चाहिए, चाहे कहीं से कुछ भी पूछें। अब राज्यपाल अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे राज्यपाल अपने स्टार्ट करें, सबसे पहले पॉलिटी में कोई भी चीज़ पढ़ें सबसे पहले ये देखना होता है कि संविधान अपना सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें इस पद का उल्लेख है या नहीं। अगर है तो फिर अपने को पढ़ने पड़ेंगे अनुच्छेद। अब वो प्री का पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद अपने को सीधा पूछ लेंगे, इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। और मेंस में जब लिखेंगे तो उस अनुच्छेद को अपने को खुद को लिख के बताना पड़ेगा कि अनुच्छेद इसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख है। नियुक्ति बताएंगे तो अनुच्छेद इसमें राज्यपाल की नियुक्ति है। तो पढ़ना अपने को याद तो करना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये अपने को पढ़ना है। अब अपने राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, आज हम कोशिश करेंगे यहाँ तक अपना कवर कर ले। कम से कम मैटर में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे ताकि अपने को पता चले कि अगर प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखने हैं। और ये सेम सिलेबस आपको RS में भी बहुत काम आएगा। यहाँ अब कर लोगे तो RS में ये पार्ट आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये सिलेबस बाकी है, बाकी अपने करते जाएंगे जैसे जैसे बताती जाऊंगी ऐसे, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का पहला टॉपिक राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले सबसे पहले देखना होता है संविधान में क्या है, फिर उसकी क्या, कौन नियुक्ति करता है, कौन उसको हटा सकता है, क्या क्या उसकी शक्तियां हैं। और फिर अपने राजस्थान की बात है तो राजस्थान में अब तक कौन कौन से राज्यपाल हुई है, और सबके या नाम याद नहीं हो सकते, सब नहीं हो सकते, लेकिन कुछ राज्यपाल को अपने को समझने की दृष्टि से देखना होगा कि इनके क्या क्या खास कार्य थे, तो वो अपने देखेंगे। तो राज्यपाल अपने सबको पहले पता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राजनीति में अपने को पता है एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका, एक न्यायपालिका होती है। कार्यपालिका है उसका प्रमुख होगा राज्यपाल। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख है, इसका मतलब अपने को देखना पड़ेगा कि राज्य कार्यपालिका है उसका संविधान में कहाँ उल्लेख है। तो संविधान में अनुच्छेद है 153 से 167।
ये आर्टिकल 153 से 167 में राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। और राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल भी आएगा, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद भी होंगे। अब अपने को राज्यपाल से संबंधित क्या क्या आर्टिकल है वो देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान में थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजस्थान में ये पद आया कब था। राजस्थान में राज्यपाल का पद कब आया? तो राजस्थान में 1 नवंबर 1956, ये डेट आपको याद रखनी है। 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद सृजित हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 56 को हुआ, संविधान लागू हो गया 1950 में। तो इतने दिन तक राजस्थान में राज्यपाल की जगह कोई तो पद होगा, तो कौन सा पद था? इससे पहले अपने था राज प्रमुख का पद। राज्यपाल की नाम नहीं था, राज प्रमुख था, जो कि देशी रियासतों के एकीकरण, अपने को पता है राजस्थान का इतिहास पढ़ा है, अपने पीछे वाली क्लास देख लेना। तो राजस्थान का इतिहास पढ़ा है, उसमें अपने राजस्थान का एकीकरण भी पढ़ा है। तो देशी रियासतों के एकीकरण के बाद 30 मार्च 1949 को एक राज प्रमुख का पद सृजित होता है, 30 मार्च 1949 को। और राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख है महाराजा सवाई मानसिंह। याद रखना है इस बात को, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। महाराजा सवाई मानसिंह। अब ईओ में तो ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन आने हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं तो अपने को ज्यादा से ज्यादा फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो महाराजा सवाई मानसिंह है, ये क्या है, 30 मार्च 1949 से लेकर 1 नवंबर 56 जब पहला राज्यपाल राजस्थान में नियुक्त होता है, उससे पहले दिन तक, यानी 31 अक्टूबर 1956 तक अगर कोई रहता है तो वो रहते हैं महाराजा सवाई मानसिंह। ये पहले भी थे और एकमात्र भी थे, क्योंकि इसके बाद में इस राज प्रमुख के पद को खत्म कर दिया और कौन सा पद आ गया, राज्यपाल पद आ गया। और पहले, ठीक है, तो पहला आपने याद रखना है, एकमात्र राज प्रमुख कौन थे, महाराजा सवाई मानसिंह। अब राज्यपाल आता है 1 नवंबर 1956 को, तो पहले राज्यपाल का पता होना चाहिए कौन थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, जिन्होंने कब पद ग्रहण किया, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर अपने अनुच्छेद, मैंने कहा सबसे पहले अपने कोई भी पद हो, अगर संविधान में उस पद का उल्लेख है तो फिर आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अपने को सारे आर्टिकल, मतलब टोटल तो याद नहीं होते, पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो अपने को याद होने चाहिए। 153 से स्टार्ट करते हैं, जहां अपने को पता है 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका है और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है राज्यपाल। तो पहला 153 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल। संविधान में 153 में लिख दिया कि हर राज्य के लिए एक है राज्यपाल होगा। लेकिन संविधान में एक संशोधन होता है, 7वां संशोधन। हर संविधान में अपने पता है आज संशोधन होते रहते हैं। 7वां संशोधन अधिनियम होता है 1956 में। कब होता है, 1956 में। इसमें व्यवस्था कर दी कि एक व्यक्ति है वो 2 राज्यों का या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। तो सीधा क्वेश्चन बनता है यहीं से कि राज्यपाल के संबंध में मूल संविधान में क्या व्यवस्था थी। अनुच्छेद 153 में कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आता है, उसमें थोड़ा संशोधन कर देते हैं कि ठीक है, एक व्यक्ति है वो चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, तो उसको नियुक्त किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं कि सभी राज्यों में अपना अपना एक राज्यपाल हो, ये जरूरी नहीं है। तो 153 में राज्यपाल के पद की बात है, क्या है, बिहार राज्य में एक राज्यपाल होगा और उसका संशोधन साथ में हमेशा याद रखना है। फिर 154 आ गया, ठीक है, 53 के बाद 54 आ गया, 154। इसमें क्या किया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित हो गई। हर बता दिया, इसमें हर राज्य के कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, यानी कार्यपालिका जो भी कार्य करेगी वो राज्यपाल के नाम से करेगी, राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे तभी वो कार्य क्रियान्वित हो पाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 155, 54 के बाद 55 है, उसमें क्या क्या राज्यपाल की अब नियुक्ति करा देते हैं। पहले पद व्यवस्था की भी बताया तो सही, भी एक पद होगा राज्यपाल का। फिर बता दिया इस पद का काम क्या होगा, तो बता दिया कि सारे राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है इस पद में निहित होगी, यानी राज्यपाल में निहित होगी। अब ठीक है, पद बता दिया, तो अब ये तो बताओ भी नियुक्ति कौन करेगा। तो अगली अनुच्छेद में बता दिया 155 में कि राज्यपाल की नियुक्ति बता दी, कौन करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश तो करेगी केंद्रीय मंत्री परिषद, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति,
ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करेगा। आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति का। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया जो अपने ली गई है, ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, ये सिफारिश करेगी, तब राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को नियुक्त करेगा। ये नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से ली गए। जब अपने इंडियन पॉलिटी करेंगे तो अपने ये देखेंगे कि अपना संविधान बना, तो संविधान बना तो हर कितने देशों के संविधान का अध्ययन करके उनसे जो अच्छी अच्छी बात थी वो ली गई है, तो अपने सारे याद करते हैं। अमेरिका से ये लिया, ब्रिटेन से ये लिया, कनाडा से ये लिया गया। तो वो अपने जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें स्टार्टिंग में ये देखेंगे एक एक चीज, और वो हर एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ याद रखना है आपको कि राज्यपाल की जो ये नियुक्ति प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई? तो कनाडा के संविधान से ली गई है। अब 53 आ गया, 54 आ गया, 55 आ गया, 100 याद रखना है साथ में। 153, 154, 155 नियुक्त कर दिया राज्यपाल को। अब नियुक्त तो कर दिया, अब बताओ ये कि राज्यपाल कब तक, कितने दिन तक पद पर रहेगा? तो कोई उसका कार्यकाल होगा भी 5 साल, 10 साल, 15 साल या किसी के प्रसाद पर्यंत। तो इसका भी संविधान में उल्लेख किया। 156 तुरंत ही बता दिया, 55 में नियुक्त होते ही 56 में 156 में बता दिया राज्यपाल की पदावधि, यानी लिखा कि राज्यपाल है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करेगा। प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद ग्रहण करेगा। हो सकता है वो 1 साल, हो सकता है वो 5 साल। जब राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तो राष्ट्रपति उसे वापस भी बुला सकते हैं। आमतौर पर देखें तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। 5 वर्ष तक ऐसा होता है कि 5 साल तक एक बार नियुक्त कर दिया तो नहीं हटाया जाता आमतौर पर, लेकिन ये कोई संविधान में उनका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। संविधान में नहीं बताया गया कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल है, नहीं। संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद ग्रहण करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपके क्वेश्चन में आते हैं, कई बार क्वेश्चन आएगा इस संविधान के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? वहां आपको 5 साल भी देंगे, वहां आपको राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत भी देंगे, तो आपको ये आंसर लगाना है। ठीक है, समझ आया? 153 पहले पद की व्यवस्था कर दी, 154 में बता दिया भी इस पद का काम क्या होगा, तो कार्यपालिका शक्ति निहित कर दी। फिर 54 बाद 55 में बता दिया नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 56 में बता दिया 156 में कि राष्ट्रपति नियुक्त तो करेगा, कितने दिन के लिए, तो बता दिया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर रहेगा। ठीक है ना, तो ये अनुच्छेद है, इजी है, आप समझो, कोई इनकी ट्रिक नहीं होती, ट्रिक से थोड़े समय के लिए याद हो सकता है, एक बार समझ लोगे तो आपको ना, तो अब ये चीज सेम आपको मेंस में कहीं लिखनी पड़ गई तो आप एक बार समझ लिया तो इसमें क्या ट्रिक लगानी, कोई जरूरत नहीं होती। 153 आपको स्टार्ट में करना है, भी पहले एक पद आया, फिर 154 में बताया कि उसमें क्या, उस पद का महत्व क्या है, तो बता दिया कि सारी कार्यपालिका शक्ति इस पद में है, फिर नियुक्ति बता दी और फिर तुरंत ही उसका कार्यकाल बता दिया। ठीक है, तो इसे समझ के अपने पॉलिटी एक बार समझ आ गई तो फिर आपकी मर्जी उसे कैसे रटना है वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, तो इस हिसाब से समझ के अपने करेंगे। ठीक है, नियुक्ति कर दी, पदावधि कर दी। अब 156 के बाद 157 आया। 157 में बता दिया कि ठीक है राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देंगे, उनका कार्यकाल भी बता दिया, अभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। अब इस कौन व्यक्ति है जो राज्यपाल बन सकता है, कोई तो योग्यता होगी, भी बन कौन सकता है, तो राज्यपाल पद की अर्हताएं निर्धारित कर दी, यानी योग्यताएं निर्धारित की। और योग्यता क्या है कि इसमें अनुच्छेद में है, योग्यता अनुच्छेद 157 में है। क्या योग्यता निर्धारित की? पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अपने हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, हर जैसे लोकसभा सदस्य उसकी चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी है, राष्ट्रपति की कितनी है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है, और जो स्थानीय संस्थाएं हैं, पंचायती राज नगरीय निकाय में जो चुनाव लड़ते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो वैसे राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो राज्यपाल पद के लिए योग्य है। अब उसकी कुछ है शर्तें भी हैं। क्या शर्तें? वो संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। हालांकि राज्यपाल राज्य जो विधानमंडल है उसका अंग होता है। अंग मतलब राज्य विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? राज्यपाल से,
विधानसभा से और विधान परिषद से, उसे बोलते हैं राज्य का विधानमंडल। लेकिन वो उसका सदस्य नहीं हो सकता, ना तो लोकसभा का सदस्य है, ना राज्यसभा का सदस्य है, ना विधानसभा का, ना विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई सदस्य है और उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो उसे नियुक्ति से पहले अपने पद को त्याग करना पड़ेगा। ठीक है। चौथी योग्यता, किसी भी वो लाभ के पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए, कोई सर्विस में या कोई किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी कार्यरत नहीं होना चाहिए, तो वो व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। और ये बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 157 में की गई है। योग्यताएं, भारत का नागरिक, न्यूनतम आयु आपको ध्यान में रखनी है 35 वर्ष, संसद राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर वो नियुक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, याद हो गया इतना। अब 158 को इंपॉर्टेंट है नहीं, 57 के बाद अपने 159 पे आते हैं। 159 में बता दिया कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। पहले अपने देखो क्रम से चल रहा है सब कार्य, पहले पद बताया आपको 153 याद होना चाहिए, पद बताया, फिर पद का कार्य शक्ति बताई भी क्या है, इस पद का महत्व क्या है, फिर नियुक्ति बताई, फिर नियुक्ति के तुरंत बाद बता दिया कितने दिन तक पद पर रहेगा, फिर पद पर योग्यता नियुक्ति तो बता दी, फिर बताया भी इस पद पर आ कौन सकता है, तो योग्यता बता दी। योग्यता के बाद में बताया भी हर व्यक्ति को कोई भी पद, संविधान का पद धारण करना हो या कुछ और पद ग्रहण करना हो तो उससे पहले उसे शपथ लेनी पड़ती है। तो राज्यपाल द्वारा पद की शपथ का भी उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 159 में। क्या कहा फिर शपथ है तो अपने को ये भी पता होना चाहिए भी शपथ दिलवाता कौन है, कैसी शपथ, तो किसके द्वारा, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ध्यान में रखना है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अगर वो है नहीं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश किसी कार्य से व्यस्त है, नहीं है पद पर, तो फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाएगा। किसको? राज्यपाल को। ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, लेकिन शपथ कौन दिलवाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना। और पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। किस अनुच्छेद में? 159 में। ठीक है ना। अब अनुच्छेद 161 आता है, 60 को छोड़ दो, अनुच्छेद 161। 161 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में हमेशा रखना है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हैं, वैसे राज्यपाल की और शक्तियां भी है, लेकिन अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो याद आपको अच्छे से करनी है। क्या है क्षमादान की शक्ति? क्षमादान की शक्ति भी राज्यपाल क्या होता है, एक राज्य सूची के विषय, अब अपने को पता है 3 सूची हैं, 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सूची ये क्या है कि इन सूची में कुछ विषयों का उल्लेख किया गया है और उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निर्धारित किया गया है। संघ सूची पर कानून बनाएगी संघ सरकार, राज्य सूची पर कानून बनाएगी राज्य सरकार। और राज्यपाल क्या होता है? राज्य का होता है प्रमुख है, तो उसका क्या है, राज्य सूची के विषयों पर न्यायालय ने जो भी दंड दिया है, न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को स्थगित कर सकता है, निलंबित कर सकता है अथवा क्षमा कर सकता है। ये राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां हैं। क्षमादान की शक्ति, पहला ध्यान रखना है, कौन सा आर्टिकल है? 161। किस सूची के? राज्य सूची के विषय पर न्यायालय ने कोई दंड दिया है, उस दंड को क्षमा कर सकता है कौन? राज्यपाल। लेकिन वो सारे दंड क्षमा तो कर सकता है, अवधि कम कर सकता है, लेकिन वो एक कोई मृत्यु दंड प्राप्त है, मृत्यु दंड है किसी को, तो उसको क्षमा राज्यपाल नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार किसको है? केवल और केवल राष्ट्रपति को है, भारत के राष्ट्रपति को है। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, बाकी कोई दंड दिया गया है उसको राज्यपाल क्षमा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 161 के तहत ये राज्यपाल की न्यायिक शक्ति है। ठीक है ना। 161 आ गया। अब 163 ध्यान रखना है, 163 अनुच्छेद 163 में क्या कहे? राज्यपाल की शक्तियां हैं। बाकी भी तो राज्यपाल की शक्तियां होती हैं कि क्या क्या? कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की शक्ति मतलब जितने भी राज्य में नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के नाम से होगी, राज्यपाल नियुक्त करेगा, मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करेगा, बाकी जो जो नियुक्ति आएगी आगे हम देखेंगे वो शक्तियां हैं। विधायी शक्तियां राज्यपाल की, कार्यकारी शक्तियां, विधायिक शक्तियां, न्यायिक शक्ति है। तो ये शक्तियां किस में? अनुच्छेद 163 में है।
213 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 213 213 किस लिए इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश क्या होता है? वैसे कानून बनाने की शक्ति किसमें होती है? विधानमंडल में होती है। यानी विधान, अपने राजस्थान में विधानसभा है, विधान परिषद तो है नहीं, तो अपने राजस्थान में कानून कौन बनाता है? विधानसभा बनाती है। लेकिन राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति दी गई अनुच्छेद 213। इसका मतलब अगर राज्य में किसी कानून को बनाने की तुरंत जरूरत पड़ जाए और उस समय विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा, विधानसभा तो कानून कब बनाएगी? सत्र चलता है, उस सत्र के दौरान पूरी प्रोसेस से कानून निर्माण होता है। लेकिन अगर राज्य में कोई ऐसी जरूरत पड़ गई कि तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता है और विधानसभा का सत्र नहीं है, तो राज्यपाल तुरंत प्रभाव से कानून बनाने की जो शक्ति है उसे कहते हैं अध्यादेश की शक्ति। और उसका प्रभाव कब तक रहेगा? उसका प्रभाव जैसे विधानसभा का सत्र शुरू होता है उस कानून को वहां रखा जाएगा, अध्यादेश को वहां रखा जाएगा, और विधानसभा जैसे ही सत्र में आती है उस 6 सप्ताह के अंदर अगर उस अध्यादेश को पारित कर देती है तो वो कानून बन जाएगा, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 213। विधानमंडल के सत्र में न होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसकी आपको अधिकतम अवधि ध्यान रखनी है। अधिकतम अवधि है 6 माह 6 सप्ताह। कैसी है 6 माह 6 सप्ताह? आपको पता है, मैंने बताया कि विधानसभा सत्र में आएगी, उसकी 6 सप्ताह तक वो या तो पारित कर देगी अथवा समाप्त हो जाएगा। और वे एक सत्र, विधानसभा के एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में अधिकतम अवधि हो सकती है 6 माह। तो मान लो अभी अभी सत्र खत्म हुआ है, अब सत्र खत्म हुआ है, ऐसी कानून की जरूरत पड़ गई जो राज्यपाल ने अध्यादेश से पारित कर दिया, तो फिर आगे विधानसभा सत्र की अधिकतम अवधि अगर अपन देखें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर तो वापस सत्र बुलाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि 2 सत्र के बीच में अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो हो सकता है 2 ही सत्र बुलाए किसी विधानसभा में, तो एक तो हो गया, तो दूसरा सत्र में 6 माह लगेगा, और सब सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह बाद तक वो इस अध्यादेश को प्रभावी बना सकते हैं। तो अधिकतम अवधि हो गई 6 माह प्लस 6 सप्ताह। ये चीज ध्यान में रखना, बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। और अनुच्छेद 213, ठीक है ना? तो ये यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब अपने आगे देखते हैं। अब मैंने बताया कि राज्यपाल की शक्तियां कहाँ है? 163 में है। अब राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या है? तो एक कार्यपालिका शक्ति होती है। अब अपने देख लेते हैं कि इस किस किस की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की। राज्य के महाधिवक्ता, महाधिवक्ता मतलब सरकार का जो वकील होता है, होता है महाधिवक्ता, वो जो कानूनी मामलों के बारे में जानकारी रखता है, सलाह देता है, वो महाधिवक्ता की पद की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग, अपने राज्य लोक सेवा आयोग RPSC है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। विश्वविद्यालय के कुलपति, अपने ध्यान रखना है, राज्य सरकार की जो विश्वविद्यालय है उसकी कुलाधिपति होते हैं, एक कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति, वो तो राज्यपाल स्वयं होते हैं। हर राज्य का निजी विश्वविद्यालय ध्यान में नहीं रखना है आपको, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय है, उनके कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल, और उनका एक कुलपति होता है विश्वविद्यालय का, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार है, अब आया है, कल परसों जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था कि कुलपति है, उनके कुलपति कौन से विश्वविद्यालयों के करेंगे? तो राज्य के विश्वविद्यालय ध्यान में रखना है, राज्य विश्वविद्यालय। उसमें निजी विश्वविद्यालय आ जाए तो भी आपको नहीं मानना है, अगर केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय आ जाए तो भी नहीं। राज्य के विश्वविद्यालय उनके कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है ना? राज्य निर्वाचन आयुक्त, आपको पता है हर 5 साल एक राज्य निर्वाचन आयुक्त, अपने जो पंचायती राज है, स्थानीय संस्था है, जितने नगरीय निकाय है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया, उसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख होता है राज्य निर्वाचन आयोग, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग है, हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। उस वित्त आयोग के सदस्यों और उसके वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये नियुक्ति आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सीधा पूछते हैं किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। आपको अगर इतने पता है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो किसकी नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की, राज्य के महाधिवक्ता की, जो राज्य लोक सेवा आयोग है जो आरपीएस है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की, विश्वविद्यालय के कुलपति की, और राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ये उसकी कार्यकारी शक्तियां हैं। अब कुछ विधायी शक्तियां भी होती है राज्यपाल की। विधायी शक्ति क्या क्या होती है? विधानसभा है, राज्य विधानसभा है, उसका अधिवेशन बुलाना। अधिवेशन कौन बुलाएगा? राज्यपाल। कोई सत्र है उसका अवसान करना। सत्र अवसान करना मतलब सत्र खत्म हो गया, उसको अब खत्म करना है, नेक्स्ट सत्र आएगा तब उसकी शुरुआत करनी है। तो सत्र का अवसान करना है वो कौन करेगा? राज्यपाल। स्थगित करना आपको पता होना चाहिए, एक सत्र होता है, सत्र को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। और सत्र का अवसान करना मतलब वो सत्र खत्म कर दिया, अब अगला सत्र आएगा। जैसे शीतकालीन सत्र है, वो अपने मानसून सत्र है, ये ग्रीष्म काल वाला चलता है, तो इस हिसाब से उस सत्र को खत्म करना है, सत्र अवसान करना है, वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अधिवेशन कौन बुलाएगा? राज्यपाल। और विधानसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल का। तो ये विधानसभा से संबंधित क्यों काम, विधानसभा विधायी शक्ति क्यों दी गई है राज्यपाल को? क्योंकि वो विधानमंडल का एक अंग है। जैसे कार्यपालिका का अंग है वैसे विधानमंडल का अंग होने के कारण राज्यपाल को कुछ विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति क्या होगी कि विधानसभा उसका सत्र बुलाना है, सत्र का अवसान करना है, और ये क्या है? विधानसभा को अगर भंग करना है तो वो शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 200 याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। 200 क्या कह रहा है? कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल की स्वीकृति न मिल जाए। अब विधानमंडल का अंग है तो उसको ऐसा तो है नहीं कि तीन अंग से मिलकर बनती है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद कुछ राज्यों में है, कुछ एक राज्यों में है, बाकी में नहीं है। तो अब विधानसभा कोई भी कार्य करेगी, अब दूसरा अंग राज्यपाल है तो उससे स्वीकृति तो लेनी पड़ेगी। तो वो कानून, कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल की स्वीकृति न मिल जाए। अब अनुच्छेद याद रखना है आपको, ये अनुच्छेद कौन सा है? 200। ठीक है। अब अगर कोई कानून, विधानसभा ने कोई कानून पारित कर दिया, अब आपने अपने पढ़ा है कि कोई जो विधेयक है, विधेयक पारित करती है विधानसभा, वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक राज्यपाल साइन नहीं कर देते। अब राज्यपाल के पास क्या विकल्प है? कोई विधेयक है उसको विधानसभा ने पारित किया, राज्यपाल के भेजा, राज्यपाल क्या करेगा? या तो उस विधेयक को स्वीकार कर लेगा, साइन कर देगा, तुरंत स्वीकार कर सकता है, या अस्वीकार कर सकता है, मना कर सकता है, कुछ अस्वीकार कर सकता है, या क्या होता है पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कुछ संशोधन अपने सुझावों के साथ, भी आप एक बार इस पर वापस से गौर कीजिए और जो जो आपको सुझाव दिए गए उनको इसमें सम्मिलित कीजिए। तो पुनर्विचार तो भेज सकता है, लेकिन विधानसभा के द्वारा संशोधन या तो संशोधन को मान लेगी अथवा बिना संशोधन के दोबारा अगर विधेयक राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने जरूरी है। तो ये पुनर्विचार वाला ये है कि कुछ समय के लिए राज्यपाल उस विधेयक को कानून बनने से रोक सकता है, उस विधेयक को विधानसभा के पास भेज सकता है, विधानसभा को संशोधन वैसे मान लिया जाता है और संशोधन नहीं मानते वापस भेजते हैं, तब क्या करते हैं? राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। राज्यपाल के अलावा इसके इन तीन के अलावा एक और विकल्प ही है। कौन सा विकल्प है? वो विधेयक को राष्ट्रपति के पास सुरक्षित भेजने के लिए सुरक्षित रख सकता है, भी हमें इस पर राष्ट्रपति की राय चाहिए और राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, वो उसके लिए आरक्षित उस विधेयक को रख सकते हैं। तो राज्यपाल के पास किसी भी विधेयक है उसको कानून बनने से पहले चार उसके पास ऑप्शन है, स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचारित तो भेज सकता है, या उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो ये आपको विधायी शक्तियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 200 ध्यान में रखना है। कोई कानून, विधेयक तभी कानून बनेगा जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर दे, और राज्यपाल हस्ताक्षर करने से पहले राज्यपाल के पास चार विकल्प है। ठीक है ना। अब अपने देखना है, ये तो पढ़ा राज्यपाल का जो सभी राज्यों में कॉमन बात है, संविधान में इनका प्रावधान है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, जो अपने अनुच्छेद राज्यपाल की क्या क्या शक्ति हो सकती है वो सारे राज्यों में समान रूप से संविधान में जो जो बात है। अब अपने राजस्थान में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के राज्यपाल, अब अपने को पता भी होना चाहिए कि अब तक अपने कौन कौन से राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं। उन राज्यपाल के काल में कोई कुछ ऐसा कार्य जो
एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे तो याद नहीं हो सकते, पर कुछ कुछ याद अपने को करने हैं। सीधा क्वेश्चन उससे पूछने की ज्यादा संभावना रहती है और अब तक पूछे भी गए हैं। तो अपने पहला राज्यपाल तो अपने पढ़ चुके हैं, कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल है। 1 नवंबर 1956 को इनकी नियुक्ति होती है, 1962 तक रहते हैं ये, 1956 से 1962 तक। इनकी 2 बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहले प्रथम राज्यपाल है, नियुक्ति जो पहला होता है उनकी तो तारीख भी याद रखनी पड़ती है। 1 नवंबर 1956 को इनकी नियुक्ति होती है। दूसरी बात यह है कि सर्वाधिक अवधि तक अगर कोई राज्यपाल रहे हैं तो वो रहे हैं श्री गुरुमुख निहाल सिंह, 6 साल की अवधि के लिए। ठीक है, तो इनकी कार्य अवधि ध्यान रखनी है सर्वाधिक। दूसरे राज्यपाल थे संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद। 1962 से 67 तक। अब 62 के बाद में 62 से 67 पूरे 5 साल तक रहे। लेकिन इनकी खास बात यह है कि इनके काल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था डॉक्टर संपूर्णानंद के काल में। तो जिनके काल में कुछ खास बात है वो अपने को ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति शासन है, अपने पता है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 4 बार लगाए। अब 4 बार लगाए तो अपने 4 बार लगाए तो क्या चीज याद रखनी है? उस दौरान मुख्यमंत्री कौन थे, उस दौरान राज्यपाल कौन थे, उस दौरान राज्य में कौन सी विधानसभा चल रही थी, और 4 बार लगाए तो चारों की जो समय अवधि है वो भी अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति शासन पहला लगाया, याद रख लो। पहला उस टाइम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद है। तीसरे राज्यपाल है हुकुम सिंह। हुकुम सिंह 1967 से 72 तक। बीच में क्या हुआ कि इनके 1 महीने के लिए ये किसी काम से नहीं पद ग्रहण कर सके, तो उस 1 महीने के लिए जगत नारायण कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त होते हैं। तो पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन हो गए? जगत नारायण। कार्यवाहक अपने को पता है कि उस जिस पद के लिए नियुक्त होते हैं वो व्यक्ति किसी वजह से उस पद पर नहीं आता है तो तब तक जब तक वो वापस उस पद को ग्रहण नहीं करते, किसी व्यक्ति को टेम्परेरी उस के लिए नियुक्त किया जाता है, वो होते हैं कार्यवाहक। तो ये जगत नारायण। जोगिंदर सिंह है राज्यपाल का नाम, लेकिन इनके काल में मुझे कुछ ऐसा मतलब याद अलग से कुछ ऐसी विशेषता है नहीं, तो अपने को नाम ध्यान में रखना है। गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद, हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह, वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी आए राज्यपाल, ये पहली बात कार्यवाहक राज्यपाल थे, ये ध्यान रखना है। दूसरा इनका राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लगा, तब राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी थे। पहली बार संपूर्णानंद, दूसरी बार वेदपाल त्यागी। ठीक है, अब अगले राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक के काल में भी 2 बात ध्यान में रखनी है। पहली तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब कौन थे राज्यपाल? राजस्थान के रघुकुल तिलक थे। और रघुकुल तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं, आरपीएससी के सदस्य रहे हैं और बाद में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो वो व्यक्ति कौन है? रघुकुल तिलक है। और इनके काल की खास बात क्या है? तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ठीक है, ओपी मेहरा। ओपी मेहरा राज्यपाल रहे हैं अपने, वो ओपी मेहरा है, ये क्या है? वायुसेना में रहे हैं। एयर मार्शल ओपी मेहरा जो वायुसेना में रहे हैं, बाद में राज्य के राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो जिनकी कोई खास बात होती है उनका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। जैसे ये ओपी मेहरा का एक बार शायद मुझे याद है असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का पेपर था, उसमें ये पूछा था कि कौन से राज्यपाल है जो जिनका संबंध सेना से रहा है, तो ये ओपी मेहरा है जो वायुसेना में रहे हैं और ये राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको याद करना है। इनकी जो खास बात है अब तक अपने ध्यान में रखना है। संपूर्णानंद राष्ट्रपति शासन। अब संपूर्णानंद के काल में राष्ट्रपति शासन है 62 से 67, वो अपने आगे कार्यावधि पढ़ेंगे पूरे राष्ट्रपति शासन से कब रही, तो उसका क्या है? इनका जाना होता है, हुकुम सिंह है इनका आना होता है। तो अगर ऑप्शन में संपूर्णानंद ना दिया हो तब आप हुकुम सिंह भी लगा सकते हो। तो संपूर्णानंद पहला राष्ट्रपति शासन, वेदपाल त्यागी दूसरी बार राष्ट्रपति शासन और रघुकुल तिलक तीसरी बार राष्ट्रपति शासन। बाकी अन्य विशेषता जो कुछ बात है वो बताइए, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, श्री स्वरूप सिंह एक राज्यपाल थे। स्वरूप सिंह ये क्या अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने वाले पहले व्यक्ति थे। अतिरिक्त कार्यभार मतलब दूसरे राज्य का राज्यपाल है, अपने यहाँ नियुक्ति नहीं होती है तो अपने राज्य का कार्यभार भी उन्हें कुछ समय के लिए दे दिया जाता है, वो होता है अतिरिक्त कार्यभार। तो वो थे श्री स्वरूप सिंह। एम चन्ना रेड्डी नाम के एक राज्यपाल आते हैं, एम चन्ना रेड्डी। इनके काल में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है।
तो 4 बार राष्ट्रपति शासन वाले याद हुए। पहले डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरे वेदपाल त्यागी, तीसरे रघुकुल तिलक और चौथे एम चन्ना रेड्डी। चौथी बार इनके काल में राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं। अब जो कुछ है ऐसे होते हैं, कुछ अपने राज्यपाल के बारे में ऐसे याद करनी है कि कुछ खास मान लो बात है, जैसे पद पर रहते हुए राज्यपाल की मृत्यु हो गई, तो वो राजस्थान में 4 राज्यपाल ऐसे हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। और एग्जाम में ये क्या किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया ये क्वेश्चन है भी 4 ही राज्यपाल है, 4 के नाम आपको याद होने चाहिए। तो पद पर रहते हुए कौन कौन है, एक तो दरबारा सिंह, ठीक है, एक निर्मल चंद जैन, एक शैलेंद्र सिंह और एक प्रभा राव। ये 4 राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। अब इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन से ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई। 3 इनका नाम दे देंगे, एक किसी और का नाम देंगे। तो आपको ये 4 याद है, तो फिर आपको इन 4 के अलावा जो है उस ऑप्शन को सही मानना है। तो दरबार सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र सिंह और प्रभा राव, ठीक है ना, ये ध्यान में आपको रखना है। अब वर्तमान राज्यपाल आपको पता होना चाहिए। वर्तमान आपके जो भी आपके सिलेबस में जो चीज है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष, कुछ भी जो सिलेबस में दिया है वो सबका वर्तमान का आपको पता होना चाहिए। वर्तमान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, पता होगा आपको, 9 सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया। ये क्या इनकी खास बात, 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ये कितनी बार, 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। पूर्व में ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। सीधा कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्तमान राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने 9 सितंबर 19 को पद ग्रहण किया। दूसरा स्टेटमेंट, 3 बार ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के भी सदस्य रह चुके हैं और केंद्र में ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो अपने को पता होना चाहिए, अपने सबको पता होता है वर्तमान राज्यपाल, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली न्यूज़पेपर में आता है श्री कलराज मिश्र है। लेकिन क्वेश्चन सीधा नहीं पूछेगा कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है, सबको पता होता है, वो नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे इस हिसाब से कि वो इन पदों पर भी है रहे हैं क्या। तो अपने को पता होगा तभी हम उसको क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब कुछ प्रमुख राज्यपाल की ओर देखते हैं कि राजस्थान में अब तक महिला राज्यपाल कौन कौन रहे हैं। तो महिला राज्यपाल 3 रहे हैं। एक तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल आपका नाम सुना हुआ है, जो राष्ट्रपति भी रहे हैं। श्रीमती प्रभा राव और श्रीमती मार्गरेट अल्वा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और श्रीमती मार्गरेट अल्वा, 3 महिला राज्यपाल राजस्थान में नियुक्त हुए हैं। 3 है तो इनके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है और आपको पता होना चाहिए। 5 साल पूर्ण किसने किया है, ये भी एक क्वेश्चन है। 5 साल पूरा अब तक किसने किया है। अपने पहला पढ़ा था गुरुमुख निहाल सिंह है, जिसकी सर्वाधिक कार्य अवधि रही है गुरुमुख निहाल सिंह के। दूसरे डॉक्टर संपूर्णानंद है, जिन्होंने पूरे 5 साल पूरे किए। और कलराज मिश्र से पहले थे ये कल्याण सिंह, श्री कल्याण सिंह है, इन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। तो जो ये बात है, अब आपको राज्यपाल से संबंधित और कुछ लगे, आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि इन राज्यपाल की कुछ खास बात है। जो पहले लिस्ट आपको मोटा मोटा देखो मैंने बता दिया, फिर भी आपको लगे कि इसके अलावा और भी देखना है तो आप राज्यपाल लिस्ट देखना। उनकी कुछ खास बात है, जैसे 5 साल है, सबसे ज्यादा काल है बता दिया, वैसे तो सबसे सर्वाधिक है गुरुमुख निहाल सिंह का। किन राज्यपाल की कोई खास और बात है तो वो आपको ध्यान में रखना। ये एग्जाम में आजकल पूछे जाने का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आप अच्छे से इसको देखिए। कुछ क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, आप उसके इनके उत्तर खुद देना, और नहीं आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो हमसे, हैं। तो पहला है, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन इतना इजी लग रहा है पर यह आया था आरएस प्री में। आरएस प्री का क्वेश्चन है ये, अभी जो 2018 या 21 वाला एग्जाम था उसमें गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। दूसरा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आपने पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ा है, अब आपको ये आंसर देना है। और नहीं पता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट में कोशिश करना कि सबकी आप खुद से पहले पढ़ो फिर इनके उत्तर लिखना, ठीक है।
अब भारतीय संविधान ये अपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको सारे अनुच्छेद याद रखना है। इस क्वेश्चन को लाने का मकसद ये था कि अनुच्छेद कितने इंपॉर्टेंट है, कैसे अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य पुलिस महानिदेशक। ये आप अच्छे से देखना फिर बताना कि इसका उत्तर क्या होगा। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक। पढ़ा है ना आपने, अच्छे से देखा है तो इसको आप करके देखना। अब अपना पहला राज्यपाल वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने जो समझने वाली चीज़ थी वो अच्छे से देखा कि राज्यपाल है उसका संविधान में कहाँ उल्लेख है, कौन कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, क्या क्या शक्तियाँ उनकी इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान के जो राज्यपाल है, राज्यपाल की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन हमने कुछ राज्यपाल है उनको देखा, उनके क्या क्या काम है वो किए। अब अपने दूसरा टॉपिक है सिलेबस का मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो देखिए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, इसमें वही सेम बात, पहला संविधान का देखेंगे अनुच्छेद में क्या बात की गई है, फिर राजस्थान में अब तक मुख्यमंत्री हुए हैं उन मुख्यमंत्रियों को क्रम से देखेंगे। सबसे पहले संविधान का अनुच्छेद 163 अपने पढ़ा राज्यपाल की शक्तियां, और 163 दो एक भाग है, 163 दो भाग है, उसमें भी कार्यपालिका का उल्लेख है तो उसमें मुख्यमंत्री भी आएंगे। अनुच्छेद 163, 164 और अनुच्छेद 167, 3 आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, बहुत ईजी है। 163, 164 और 167, और उसमें राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मंत्री परिषद का है, राज्य मंत्री परिषद का, मुख्यमंत्री का नहीं है, राज्य मंत्री परिषद का है। अब देख लेते हैं, 3 ही आर्टिकल है तो तीनों को अच्छे से देखते हैं। अनुच्छेद 163 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। हर राज्य में एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 163 की है, आपको याद करना है इसको। प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। 164 क्या कहता है? फिर इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। पहला 163 में तो बता दिया हर राज्य की एक मंत्री परिषद होगी, उसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। 164 में बता दिया कि ठीक है होगी मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री होगा, नियुक्ति कौन करेगा? तो बता दिया कि पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, और जब मुख्यमंत्री सलाह दे देगा भी इन व्यक्तियों को मंत्री परिषद में शामिल करना है तो उनको राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति कर देगा। ठीक है। अनुच्छेद 167 में क्या क्या? मंत्री परिषद की संरचना बताई गई है। एक तो 167 के 2 पार्ट है। 167 का एक पार्ट है वो तो बताता है मंत्री परिषद की संरचना, मंत्री परिषद की संरचना, और 163 2 पार्ट है वो क्या करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताते हैं। मुख्यमंत्री के कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को अपने जो सरकार की जो भी कार्य प्रणाली है उसकी सूचना मांगे तो उससे संबंधित सूचना से अवगत करवाए। तो ये 167 2 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है, ये आपको ध्यान में रखना है। मंत्री परिषद की संरचना अपने को पता है, त्रिस्तरीय संरचना है। त्रिस्तरीय में एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं। ठीक है ना? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो सरकार के महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा लिए जाते हैं और इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है वो होते हैं। फिर राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये 3 आपको थोड़ा सा देखना भी मंत्री परिषद किन किन से मिलकर बनी होती है। अब आपने को पता होना चाहिए कि मंत्री परिषद की संरचना कहाँ दी गई है? 167 1 में दी गई है। मंत्री परिषद में कितने एक सदस्य हो सकते हैं, कितने लोगों के मिलकर मंत्री परिषद बन सकती है? तो एक संशोधन ध्यान में रखना है, 91वें संविधान संशोधन। कौन सा? 91वें संविधान संशोधन कब आया था? 2003 में आया था, 2003 में। इसमें कहा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया है। याद रखना, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया। और क्या कहा इसमें मंत्री परिषद का आकार? कि विधानसभा के कुल सदस्य, विधानसभा के कुल सदस्य है उसका 15% तक मंत्री परिषद आप बना सकते हो। यानी राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 200, और 200 का 15% कितना हुआ? 30। तो 30 सदस्यों की मंत्री परिषद अपने राजस्थान में बन सकती है। ठीक है। तो मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किससे किया गया? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से। क्लियर है?
अब एक चीज और ध्यान में रखना है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीलिम्स के होते हैं, उसमें बहुत पूछे जाते हैं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का किसके प्रति होता है? तो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्री परिषद का। तो ये हो गया मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। वैसे अपने एक लाइन में समझ आ गया, क्या अनुच्छेद में क्या था, 164 में क्या था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री है तो नियुक्ति किससे? उस अनुच्छेद से ही किया। संविधान में अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद से ही हम पढ़ाई करते हैं, तो अपने क्या है अलग अलग देते हैं। तो नियुक्ति उस अनुच्छेद में लिखा है साफ राज्यपाल द्वारा है, तो नियुक्ति अपने लिख देंगे राज्यपाल करता है। अब मुख्यमंत्री राज्यपाल ऐसा तो है नहीं कि हर किसी व्यक्ति को बोल देंगे कि आपको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसको नियुक्त करेंगे? जिनको बहुमत प्राप्त होगा, बहुमत प्राप्त दल के नेता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। तो बहुमत समझ आ रहा है ना कि चुनाव हो गए, चुनाव के बाद में जिस दल को जितने 50% प्लस 1 वोट मिलता है, उस दल के नेता है उनको मुख्यमंत्री अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे और उनको राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्या शर्त है? बहुमत प्राप्त दल के नेता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राज्यपाल हर किसी को नियुक्त कर देगा। तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अब इनकी भी कुछ योग्यता है क्या, तो देख लेते हैं। योग्यता अपने को पता है कि मुख्यमंत्री बनेगा वो राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। राज्यपाल में तो ये था कि विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री विधानसभा विधान परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त होता है और वो विधानसभा या विधान परिषद, कहने का मतलब किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर वो किसी एक सदन का सदस्य नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा वो 6 माह के लिए मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। 6 माह के अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी। किसकी? विधानसभा के या विधान परिषद की, किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। और सदन की सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। तो अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी अनिवार्य है। ध्यान में रखना है, राज्य विधानसभा या विधान परिषद का मुख्यमंत्री को सदस्य होना जरूरी है। ये मंत्रियों के लिए है। मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनको भी सदस्य होना चाहिए। अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उन्हें चुनाव या मनोनीत किसी भी तरीके से उसको विधानसभा या विधानमंडल के अंग सदस्य बनना होगा। ठीक है। त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। राज्यपाल नियुक्ति करता है, राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकते हैं। अब आप ध्यान में रखना कि मुख्यमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद का नेता होता है और मुख्यमंत्री के पद त्याग के साथ ही पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री के पद त्याग के साथ ही संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो ये क्लियर हुआ। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, कि किसका सदस्य होना चाहिए, और अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह, ध्यान में रखना है आपको, 6 माह में सदस्यता लेनी है। त्यागपत्र राज्यपाल को देता है और मुख्यमंत्री के पद त्याग के साथ संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा। अब अनुच्छेद 167 अपने किया था, एक तो किया, 167 में क्या दिया हुआ है? मंत्रिपरिषद की संरचना दी है। 167 में दूसरे, मैंने कहा दूसरा पार्ट है, उसमें राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये बता चुकी हूँ। संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि राजस्थान में अपने उप मुख्यमंत्री बने हैं, 5 अब तक उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन अगर सीधा लाइन या सीधा पूछ ले कि मुख्यमंत्री का तो संविधान में उल्लेख है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये आपको मुख्यमंत्री से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देख लिए। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनकी बात अपने करते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री देखते हैं। सबसे पहले अपने को पता है विधानसभा चुनाव कब होते हैं? 1952 में होता है। 1952 में होते हैं प्रथम आम चुनाव। ठीक है, उससे पहले राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है। ये कौन है? अब 52 में चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद तो समझ आ रहा है कि बहुमत प्राप्त दल है, वो नेता आते हैं राज्यपाल के पास, राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन जब चुनाव भी नहीं हुए, 1952 में होते हैं, तो उससे पहले वाले मुख्यमंत्री हैं, 3 मुख्यमंत्री, उनकी नियुक्ति फिर कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। ध्यान में रखना, केंद्र ने नियुक्ति की। ये मुख्यमंत्री थे, इनको उस टाइम प्रधानमंत्री शब्द यूज किया जाता था। और फिर ये 1952 में चुनाव होते हैं, उससे पहले 3 मुख्यमंत्री थे। तो ये थे कौन कौन? तो पहले मुख्यमंत्री थे श्री हीरालाल शास्त्री। आपने पढ़ रखा होगा सबने, हीरालाल शास्त्री पहले मुख्यमंत्री थे।
ये राज्य के प्रथम ध्यान में रखना है। फिर श्री CS वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी ये एक IAS अधिकारी थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि राज्य के वे कौन से मुख्यमंत्री थे जो पहले IAS अधिकारी रहे थे। तो आपको दिए दिए CS वेंकटाचारी थे और IAS थे और इनकी नियुक्ति किसने की? केंद्र सरकार ने नियुक्ति की। और ये 1952 में जो आम चुनाव होते हैं उससे पहले की नियुक्ति है। तो पहले हीरालाल शास्त्री, श्री CS वेंकटाचारी, दोनों याद रखने हैं। अब फिर तीसरे कौन थे? तीसरे थे श्री जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास थे। अब इस जयनारायण व्यास थे 1952 से पहले, तीन बताया ना मैंने, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। अब जयनारायण व्यास थे, इनके काल में प्रथम आम चुनाव होते हैं 1952 में। पहले विधानसभा चुनाव होते हैं। जयनारायण व्यास जी ये 2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, 2 से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दोनों में हार जाते हैं। तो इनको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब जयनारायण व्यास से नहीं बन सकते क्योंकि चुनाव नहीं जीत पाए। तो उनकी जगह पर अब विधानसभा थोड़ा सा बता देते हैं कि 1952 में विधानसभा चुनाव होते हैं। तो उस टाइम सीट कितनी थी? 160 थी। याद रखना है आपको, प्रथम विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा की सीट कितनी थी? 160 थी, 160। और उस टाइम जब 160 सीट है, फिर जो चुनाव बाद में सरकार बनती है तब मुख्यमंत्री कौन होते हैं? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। और प्रथम वैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री। 1952 से पहले 3 मुख्यमंत्री है, तीनों के नाम पूछ सकते हैं, आपको तीनों ध्यान में रखना है। टीकाराम पालीवाल जी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और ये रहे मार्च 1952 से लेकर 1 नवंबर 52 तक। कुछ ही महीनों के लिए मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त होते हैं टीकाराम पालीवाल। ठीक है, मार्च 1952 से 1 नवंबर 52 तक। अब इनके कार्यकाल में उपचुनाव होते हैं और श्री जयनारायण व्यास 1952 से 54 तक मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। इस काल में श्री टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाते हैं। पहली विधानसभा 1952 में 160 सीटों पर चुनाव होता है। पहली विधानसभा में उपचुनाव होता है 17 सीटों पर। हमने देखा कि जयनारायण व्यास पहले जब विधानसभा चुनाव होते हैं उस टाइम 2 सीट थे, उनसे हार जाते हैं, लेकिन उपचुनाव होते हैं उस दौरान ये चुनाव जीत जाते हैं और टीकाराम पालीवाल को हटा करके फिर ये जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री और पहले एकमात्र मुख्यमंत्री, जो पहले मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं उसके बाद उप मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। उप मुख्यमंत्री पहले, अब ये क्या याद हो गया, 5 उप मुख्यमंत्री मैंने बताया, उसमें पहले है श्री टीकाराम पालीवाल और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी टीकाराम पालीवाल है। ठीक है ना। अब ध्यान में रखना मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया है जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ध्यान में रखने बात यह है 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 1954 से 67 तक और 1967 से 71 तक। इस दौरान कुछ बात है जो इम्पोर्टेंट अपने को फैक्ट याद करनी है, तो कुछ फैक्ट अपने को इसमें ध्यान में रखने हैं। पहली बात है तो एक काल की पहली बात तो एक श्रीमती कमला देवी राज्य की पहली महिला मंत्री बनती है मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में। ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है। उस टाइम राज्यपाल अपने कर लिया, डॉक्टर संपूर्णानंद थे। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। और कब से कब तक? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 67 तक। ये तारीख याद रखनी है आपको, 13 मार्च 67 से 26 अप्रैल 67 तक। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का पता होना चाहिए सबसे लंबी अवधि तक कौन सा था, सबसे कम अवधि तक कौन सा था, और उस दौरान मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, विधानसभा कौन सी थी। तो मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। ठीक है, अब आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि अपनी पहली विधानसभा का कार्यकाल कब, आगे वैसे विधानसभा पढ़ेंगे तब देखेंगे, 1952 से 1957 तक है पहली विधानसभा का कार्यकाल। अब इस दौरान आपने देखा होगा, अब पढ़ने का तरीका यही है, अब आपने देखा होगा 1952 से 57 तक है, इस दौरान कौन कौन मुख्यमंत्री हुए, तो अपने को पता है 52 में चुनाव होते हैं। सबसे पहले बनते हैं टीकाराम पालीवाल जी, फिर बनते हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास 1954 तक रहते हैं। अब अपने को 57 तक देखना है, ये बन गए 1954 में। 1954 इसका मतलब पहली विधानसभा में कितने मुख्यमंत्री हुए? 3 मुख्यमंत्री हुए। ठीक है, और प्रथम विधानसभा चुनाव से पहले कितने मुख्यमंत्री थे? 3 मुख्यमंत्री थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
और सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक अगर कोई मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इनके काल में कमला देवी राज्य की पहली महिला मंत्री बनती है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं श्री बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां ये पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है। ऐसे तो देखो बहुत सारे मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, उनके अपने हर कार्य अपने याद नहीं रख सकते, बहुत सारे काम सबके काम होते हैं, लेकिन अपने को एग्जाम वाले हिसाब से देखना है। जैसे पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हो गए, पहली महिला मुख्यमंत्री हो गई, अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री पहला, सबसे अधिक अवधि तक का मुख्यमंत्री, सबसे कम अवधि का मुख्यमंत्री, और कोई एक विधानसभा में 2 या 3 बने तो, और कितनी बार मुख्यमंत्री, जैसे 2 बार बने हैं, 3 बार या 3 से अधिक बार बनने वाले मुख्यमंत्री कौन है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो RS प्री का एग्जाम हो, चाहे आप EO वाले में पूछेंगे, और बाकी एग्जाम में जहां भी राजस्थान की पॉलिटी है इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। अभी कल परसों जो CET वाला एग्जाम हुआ था उसमें लाइन थी श्री टीकाराम पालीवाल है पहले उप मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए, तो आपने पढ़ा है टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। अब बरकतुल्ला खां ध्यान में रखना है, पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है, एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी इनका ध्यान में रखना है कि कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, कार्यकाल के दौरान। ठीक है, फिर एक मुख्यमंत्री आते हैं श्री हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी इनकी खास बात है 3 बार मुख्यमंत्री रहते हैं। कितनी बार? 3 बार मुख्यमंत्री नियुक्त होने वाले हैं श्री हरिदेव जोशी। और मोहनलाल सुखाड़िया जी कितने बार? 4 बार मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, जो बात ये करिए ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर आते हैं भैरों सिंह शेखावत, श्री भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत की क्या बात याद रखनी है? राज्य की पहली है जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अब तक जितने मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे, ये थे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पहले भैरों सिंह शेखावत। और इनके काल में पहली बार राज्य में मध्यावधि चुनाव हुए। मध्यावधि चुनाव 5 साल पूरे नहीं हुए सरकार के, उससे पहले ही चुनाव करवाने पड़े। तो अपने ये भी आगे देखेंगे वे कौन सी विधानसभा थी जिसके काल में पहली बार मध्यावधि चुनाव होते हैं। ठीक है, तो ये अपने 3 चीज साथ में ध्यान में रखनी है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा, तीनों को साथ में रखना है। कोई भी बात आए, अब मध्यावधि चुनाव आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत थे। उस टाइम कौन सी विधानसभा थी, यह बात आपको देखनी है। फिर श्री जगन्नाथ पाड़िया। जगन्नाथ पाड़िया क्यों याद रखना है? पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे और पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां। ठीक है, शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री रहे हैं एक। हीरालाल देवपुरा, श्री हीरालाल देवपुरा, इनकी बात याद रखनी है। क्या? सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री बने, सबसे कम अवधि के लिए, और सबसे अधिक अवधि के लिए मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? हीरालाल देवपुरा। कितने दिन? केवल और केवल 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, 16 दिन। एक बात तो इनकी ये ध्यान में रखनी है कि सबसे कम अवधि के लिए कौन मुख्यमंत्री बनते हैं? हीरालाल देवपुरा। दूसरी बात इनकी ध्यान में रखनी है कि एकमात्र मुख्यमंत्री है जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, अपने 2 मुख्यमंत्री की ऐसी बात याद की है। एक तो अपने क्या, टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते हैं। एक हीरालाल देवपुरा है जो मुख्यमंत्री बनते हैं पहले सबसे कम अवधि के लिए, लेकिन बाद में विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है ना। श्री हरिदेव जोशी, इनकी अब ये याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने वहां जहाँ हरिदेव जोशी स्टार्टिंग में क्या लिख दिया कि 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब 3 बार है तो एक बार पहले, एक बार ये रहे, एक बार ये। ठीक है, तीनों बार हो गए। शिवचरण माथुर एक बार यहाँ रह गए, एक बार यहाँ रह गए, शिवचरण माथुर। ठीक है, फिर भैरों सिंह शेखावत पीछे अपने कर चुके हैं, मध्यावधि चुनाव हुए, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं। अब की बार क्या होती है, नवी विधानसभा भंग कर दी गई है, फिर विधानसभा इनके काल में भंग हो गई और फिर मध्यावधि चुनाव हुए और श्री भैरों सिंह शेखावत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो 3 बार वाले अभी तक अपने कौन कौन आए हैं? 3 बार वाले भैरों सिंह शेखावत तीसरी बार कर ही रहे हैं, हरिदेव जोशी का अपने किया है, और एक है मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार है, तो 3 बार से तो अधिक हो गए, तो हो गए 3 बार या 3 से अधिक बार। 3 बार वाले कहें तो भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद में क्या होता है, फिर अपने सबको पता होगा श्री अशोक गहलोत आते हैं 98 से 2003, फिर श्रीमती वसुंधरा राजे पहली महिला मुख्यमंत्री 2003 से 8 तक, फिर श्री अशोक गहलोत 2008 से 2013 तक,
फिर श्रीमती वसुंधरा राजे 2013 से 2018 तक, और श्री अशोक गहलोत 2018 से अब तक। तो अशोक गहलोत 1, 2 और तीसरा कार्यकाल इनका चल रहा है। जैसे ये कार्यकाल पूर्ण होता है तो 3 बार या तीन बार वाले मुख्यमंत्री पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और अब अशोक गहलोत का नाम भी इस श्रेणी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपने थोड़ा सा देखा था कि ये बात की थी हमने कि राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू है। उस दौरान के राज्यपाल हमने याद कर लिए, लेकिन मुख्यमंत्री भी अपने को करने पड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री वैसे अपने कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। पहला लगता है 1967 में राष्ट्रपति शासन, 1967 में। तब मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। कौन सी विधानसभा चल रही थी? तो चौथी विधानसभा चल रही थी। ठीक है, दूसरी बार 1977 में, 10 साल बाद इनका राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लगता है। उस दौरान मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। उस टाइम राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी। विधानसभा कौन थी? 5वीं विधानसभा थी। ठीक है, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है 1980 में। कब होता है? 1980 में। उस दौरान श्री भैरों सिंह शेखावत तो मुख्यमंत्री थे, श्री रघुकुल तिलक है जो राज्यपाल थे, और विधानसभा चल रही थी 6ठी विधानसभा। ठीक है, चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है 1992। उस टाइम भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे। कौन थे? डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, और 9वीं विधानसभा थी। विधानसभा का तो आपको ध्यान में रखना है 4, 5, 6 और 9। ये विधानसभा तो ये थी। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और भैरों सिंह शेखावत। राज्यपाल संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक और एम चन्ना रेड्डी। क्वेश्चन कल परसों के एग्जाम में पूछा था कि किस मुख्यमंत्री के काल में सर्वाधिक लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन चला। तो आपको सबको चार्ट से पता चल रहा है, दिख रहा है सबको कि भैरों सिंह शेखावत के काल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और सबसे लंबी अवधि का जो राष्ट्रपति शासन है वो चौथा वाला है 1992 वाला, जो 1 साल तक लगभग चला था। तो चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन है उसकी अवधि सबसे ज्यादा थी। उस दौरान मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आपको पूरा ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, आप अब पढ़ लिए अपने। अब क्वेश्चन आपको, मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्यपाल कौन थे? क्लियर है? देखते ही पता चल रहा है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करे। दूसरा, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावना के बारे में राज्यपाल को सूचित करे। तीसरा, मुख्यमंत्री किसी विषय जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया हो लेकिन मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल अगर अपेक्षा करे तो परिषद के सामने रखवाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों स्टेटमेंट है, सही है या कोई गलत है, ये आपको देखना है। मैंने आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसका। मैंने आपको बताया कि 167(2) में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है कि वो अपनी सरकार के या मंत्री परिषद के या खुद के निर्णय हैं उससे राज्यपाल को सूचित करे, राज्यपाल को उनके निर्णय से अवगत करवाए। अब आपको इस एक लाइन से आपको ये क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन करना है और बताना है कि इसमें क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, अब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है अपने, मैंने बताया कि 5 उप मुख्यमंत्री हैं जिनकी कम संख्या में नियुक्ति है। जो अब तक, जैसे राज्य वित्त आयोग है, वित्त आयोग अब तक 6ठा वित्त आयोग नियुक्त हुआ है, तो 6 वित्त आयोग है, तो आपको 6 के 6 का अध्यक्ष का नाम पता होना चाहिए। वैसे राज्य के मुख्यमंत्री है, अब मुख्यमंत्री 15 है, तो उनमें से अपने को सारे याद नहीं, तो कुछ कुछ के अपने काम देख लिए। उप मुख्यमंत्री 5 ये मैंने बताया, उसमें एक तो अपने को याद ही हो गया कि टीकाराम पालीवाल थे जो मुख्यमंत्री बने, बाद में उप मुख्यमंत्री बनते हैं। अब 5 है तो आप 5 है तो अपने नाम देख लेते हैं। पहली बात, राजस्थान में के उप मुख्यमंत्री देखते हैं। उप मुख्यमंत्री की सबसे पहली लाइन यही याद रखनी है कि संविधान में इस पद का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अब उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल अपने देख चुके हैं। 1 नवंबर 52 से 13 नवंबर 1954 तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये दल के सदस्य थे। हरिशंकर भाबड़ा ये थे 1993 से 98 तक। बनवारी लाल बीरवा ये 2002 से 3 तक।
कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल का नाम अपने आया है, अभी पढ़ा है तब है। क्या नाम था? पहली महिला मंत्री थी। कमला बेनीवाल भी उप मुख्यमंत्री रही है 12 जनवरी 3 से 4 दिसंबर 3 तक। फिर अपने सचिन पायलट अभी फिलहाल की सरकार में 2018 से 2020 तक उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। आपको क्या करना है? पांचों के नाम याद होने चाहिए, टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाबड़ा, बनवारी लाल बीरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। दूसरी बात इनकी क्या ध्यान रखनी है कि इनमें सबसे ज्यादा अवधि का उप मुख्यमंत्री कौन रहा और सबसे कम अवधि का। तो अपने को मोटा मोटा अगर देखें, ना ही तारीख को शामिल ना करें तो देखें 52 से 54 तक है, ये 93 से 98 तक कितने साल हो गए? लगभग 5 साल हो गए। तो अब 5 साल हो गए, 2 से 3, 3, 18, 20। तो सबसे लंबी अवधि के कौन है? तो हरिशंकर भाबड़ा उप मुख्यमंत्री है, जो सर्वाधिक लंबी अवधि तक उप मुख्यमंत्री तक रहते हैं। ठीक है, कोई भी लिस्ट हो, पहले सबसे कम छोटी लिस्ट है उसको तो पूरा याद करने की कोशिश करना है, ताकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आए। अब फिर अपने देखने को इसमें क्या पूछे जाने की संभावना है, तो ये पूछ सकते हैं, या तो ये पूछ लेंगे निम्न में से कौन उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहा। अब अपने को पांचों याद है तो फिर से कुछ भी ऑप्शन में दे दे हमें पता होगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा अवधि तक का उप मुख्यमंत्री कौन रहा है। तीसरा सबसे कम अवधि का, और उसमें कौन से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्या क्वेश्चन बनेगा और, है ना, तो ये ध्यान में रखना है। और ये पूछ सकते हैं उप मुख्यमंत्री का संविधान में इस पद का उल्लेख है कि नहीं, तो अपने को बताना है नहीं उल्लेख है। ठीक है, अब आपने राज्यपाल एकदम क्लियर हो गया, मुख्यमंत्री का एकदम क्लियर हो गया। जितने मुख्यमंत्री थे उनके अपने इंपॉर्टेंट जो बात है वो की आपको याद हो गया कि 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, किसके काल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, किसके काल कौन जो मुख्यमंत्री है जो विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। तो ये बात अब अपने को थोड़ा सा ये और आगे देखना है, जब विधानसभा पढ़ेंगे तो कोई मुख्यमंत्री है उनका विधानसभा से क्या उनका रहा है। जैसे एक तो अपने याद कर लिया, हीरालाल देवपुरा है जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, और भी कोई मुख्यमंत्री आए जो विधानसभा जैसे नेता प्रतिपक्ष पे रहा हो, कोई इस हिसाब से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी अपने अब देखेंगे विधानसभा वाले चैप्टर में। विधानसभा का सेम वही प्रोसेस रहेगी, पहले अपने देखेंगे एक संविधान में विधानसभा का उल्लेख क्या है, फिर विधानसभा की नियुक्ति योग्यता क्या होती है सदस्य बनने की, उनके कुछ थोड़े बहुत कार्य देख के फिर राजस्थान में अब तक कितनी विधानसभा बन चुकी है उन विधानसभा के कुछ कार्य है इंपॉर्टेंट तो वो देखेंगे, और विधानसभा अध्यक्ष की सूची देखेंगे। ये अपने अभी करते हैं। ठीक है, राजस्थान विधानसभा पहली बात भाग है छठा, संविधान का भाग 6 है और अनुच्छेद 168 से 212, 168 से 212 अपने राज्य की कार्यपालिका खत्म कर चुके हैं। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद है, अनुच्छेद कर चुके हैं 153 से 167, वो तो थी राज्य की कार्यपालिका। अब राज्य की व्यवस्थापिका पे चलते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका अपने कर चुके हैं, व्यवस्थापिका देखते हैं तो 167 वहां खत्म होते ही तुरंत 168 यहाँ आ जाओ, 168 से 212। अब आप कहोगे कि 153 से 167 तक था कार्यपालिका, लेकिन राज्यपाल के कुछ अपने अनुच्छेद देखें जो थे 200 वाले में, 200 वाला किया आपने, 213 किया, उस हिसाब से तो वो कैसे, तो अब मैंने किया कि राज्य विधानमंडल का अंग होता है राज्यपाल, इस वजह से इन दौरान भी राज्यपाल को कुछ शक्तियां दी गई है। ठीक है, तो भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 राज्य विधानमंडल है, कैसे, तो उसकी संरचना कैसे, किन से मिलकर बनेगी, फिर मिलकर उनका गठन कैसे होगा, उनका कार्यकाल कैसे होगा, क्या उनकी विशेषाधिकार होंगे, कैसे उनके अधिकार होंगे, शक्तियां होंगी, वो सारा इन्हें 168 से 212 में बताया गया है भाग 6 में। ठीक है, अब क्या है, संविधान का अनुच्छेद 168 स्टार्टिंग से ही देखते हैं। 168 क्या कहता है, 168 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इससे पता चल गया कि राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है, और ये कौन से आर्टिकल में है, 168 में का राज्य विधानमंडल है वो जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है वहाँ एक का नाम तो होगा विधान परिषद और दूसरे का नाम होगा विधानसभा, लेकिन राजस्थान में केवल एक ही सदन है वो है विधानसभा। विधान परिषद है वो उच्च सदन है और विधानसभा है वो निम्न सदन है, पहला सदन बोलते हैं, और राज्य में ये विधानसभा वाला सदन है। ठीक है, अब देख थोड़ा सा सदस्यों की योग्यता देख लेते हैं कि विधानसभा के सदस्य बनते हैं तो उनकी क्या योग्यता होती है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, जैसे अपने राज्यपाल वाला पढ़ा सेम, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और राज्यपाल की क्या थी, राज्यपाल की क्या थी
35 वर्ष न्यूनतम आयु। और विधानसभा के सदस्य कितने, कम से कम 25 साल की आयु पूरी कर चुका हो। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर विद्यमान न हो। और चौथी, वे विकृत मस्तिष्क, पागल या दिवालिया न हो, एकदम दिमागी रूप से एकदम सही व्यक्ति होना चाहिए। 1988 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, एक अधिनियम आता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें 1988 में संशोधन किया जाता है। क्या संशोधन, यह व्यवस्था की गई कि आतंकवादी गतिविधि, मिलावट करने वाले, तस्करी, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम और अपराधी व्यक्ति को इस अधिनियम के अनुसार चुनाव लड़ने की अयोग्य माना जाएगा। और ये योग्यता कहाँ निर्धारित है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, संविधान में नहीं है। संविधान में तो इतना है, भारत का नागरिक, न्यूनतम आयु 25 साल, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और विकृत मस्तिष्क, पागल या दिवालिया व्यक्ति नहीं होना चाहिए। फिर इनकी कुछ और योग्यता भी, क्या शर्तें, योग्यता नहीं कह सकते, योग्यता ये दो ही होती है, भारत का नागरिक, 25 साल की आयु। बाद में शर्तें निर्धारित होती हैं, ये काम नहीं होना चाहिए, ये इस पद पर व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब सदस्यता का अंत कैसे होते हैं, विधानसभा का एक बार सदस्य बन गया, अपने को पता है विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा वोट डाल के सदस्यों को चुना जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और उनकी योग्यता देख ली। अब एक बार चुनकर आ गए तो वो कितने 5 साल तक कार्यरत रहते हैं। अब इनकी सदस्यता का अंत कैसे होता है, यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य है तो एक सदन से सदस्यता त्याग पत्र देना पड़ेगा। राजस्थान में ये व्यवस्था नहीं हो सकती क्योंकि अपने तो सदन है, एक है राज्य विधानसभा। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा या संसद के किसी सदन का सदस्य है तो एक से त्याग पत्र देना पड़ेगा। यहाँ भी नियुक्त चुनाव में विजयी हो जाता है और संसद व लोकसभा राज्यसभा का भी सदस्य बन जाता है तो 2 पद पर तो नहीं रह सकता, तो एक पद उसे छोड़ना पड़ेगा। विधानसभा का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बगैर, सदन से पूछा ही नहीं और उसके बगैर विधानमंडल की बैठक में लगातार 60 दिन तक एब्सेंट रहता है, 60 दिन तक अगर वो विधानसभा में आता ही नहीं है तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, दल बदल का दोषी सिद्ध होता है, दल बदल का दोषी सिद्ध होता है तो सदस्यता समाप्ति का प्रावधान है। तो इस हिसाब से अगर कोई विधानसभा का सदस्य बन जाता है तो उसकी सदस्यता जा भी सकती है, किन तरीके से जा सकती है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शपथ कैसे लेते हैं ये अपने को बताया। विधानमंडल के हर प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस काम के लिए नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेगा। होता क्या है, राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलवानी चाहिए, लेकिन राज्यपाल क्या करता है, जब विधानसभा की पहली बैठक होती है तो एक व्यक्ति को जिसे प्रोटेम स्पीकर नाम दिया जाता है, उस व्यक्ति को जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, आमतौर पर वरिष्ठ सदस्य होता है, उनको नियुक्त करते हैं और उनका कार्य सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जितने सदस्य उनको शपथ दिलवाना। क्या नाम, प्रोटेम स्पीकर। आगे हम देखेंगे कि राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर भी कौन कौन से रहे हैं। ठीक है, कोरम क्या होती है, गणपूर्ति है जो आपको ध्यान में रखनी है। कोरम क्या होती है, कोई भी सदन है उसकी बैठक को तभी आरंभ होगी जब इसमें एक मिनिमम निर्धारित है, इतने सदस्य तो उस बैठक में आने ही चाहिए, इतने सदस्य आ जाएंगे तभी हम अब अपनी बैठक स्टार्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं कोरम या गणपूर्ति। किसी भी कार्य करने के लिए उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम सदस्य संख्या होती है, ये होती है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, यानी 200 है राजस्थान विधानसभा के, तो 200 का 10वां भाग कितना हुआ, 20 सदस्य। तो 20 सदस्य अगर किसी बैठक में है तभी वो बैठक स्टार्ट हो सकती है, अन्यथा नहीं। ये ध्यान में रखना है, इसके कहते हैं कोरम या गणपूर्ति। ठीक है, अधिवेशन होता है, विधानसभा का अधिवेशन होता है, तो उस विधानसभा का अधिवेशन कौन बुलाएगा, राज्यपाल बुलाएगा, आहूत करेगा राज्यपाल, और उसी के द्वारा उस अधिवेशन विघटन हो सकता है, सत्र का अवसान हो सकता है। ये अपने राज्यपाल वाले में पढ़ा है। विधानसभा का अधिवेशन 1 साल में 2 बार बुलाना जरूरी है। बुलाना कितनी बार है, 2 बार, यानी मैंने बताया कि संविधान में प्रावधान है कि 2 अधिवेशन के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि 1 साल में 2 बार तो अधिवेशन होना ही चाहिए, और 3 हो तो अच्छी बात है, लेकिन 2 बार जरूरी है, और दोनों के मध्य 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नवनिर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र, जितने नई विधानसभा जैसे गठन होता है उसका पहला सत्र होता है, और हर साल प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर राज्यपाल राज्य विधानसभा को संबोधित करता है।
आज के न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें अपने लिख आज ही न्यूज़पेपर में आया है, कल विधानसभा का सत्र हुआ है और कल राज्यपाल का संबोधन था। तो राज्य की विधानसभा को संबोधित करता है प्रत्येक नवनिर्वाचित विधानसभा के। अब बताओ, अब समझ आ गया होगा कि प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र, और इस साल 2023 का पहला सत्र शुरू हुआ है आज है, तो कल क्या है, राज्यपाल ने संबोधन किया। तो इस वजह से कि नवनिर्वाचित या तो नई विधानसभा चुनी होती है, उसका तो कोई से भी महीने में सत्र होगा, पहला सत्र होगा, तो उसको राज्यपाल संबोधित करेगा। हर साल का, प्रत्येक साल के प्रथम सत्र को, तो 2023 का प्रथम सत्र शुरू हुआ है आज, तो इस वजह से कल राज्यपाल ने उससे विधानसभा को संबोधित किया है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। अब विधानसभा में पदाधिकारी कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, जिन्हें पीठासीन अधिकारी हैं। अपने आप कल परसों पढ़ा होगा कि अखिल भारतीय जो पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है वो जयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें पूरे भारत के जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके शामिल हुए थे। तो ये पीठासीन अधिकारी बोले तो ये होता है, अध्यक्ष होता है विधानसभा का, और विधान परिषद का सभापति होता है जिस विधान परिषद में होता है तो, और लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का सभापति हो गया, ये होते हैं पीठासीन अधिकारी। अब इस विधानसभा में दो पदाधिकारी है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अब विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों द्वारा कौन नियुक्त हो गया? जितने सदस्य, अपने 200 सदस्य विधानसभा में, सदस्य क्या करेंगे? अपने में से एक अध्यक्ष को नियुक्त करेंगे, एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो उसमें उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करेगा। ठीक है, उपाध्यक्ष का कार्य क्या होता है? जब अध्यक्ष नहीं कार्यरत होते हैं उस दौरान उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य संभाल लेगा। ठीक है, कार्यकाल क्या होगा? दोनों का 5 साल होगा, अथवा विधानसभा के कार्यकाल तक होगा। विधानसभा का जितना कार्यकाल होता है उस दौरान उतना उसका कार्यकाल होगा। वैसे विधानसभा का अध्यक्ष हो गया, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, जो पीठासीन अधिकारी है वो कब तक पद पर रहेंगे? जब तक नई विधानसभा का प्रथम जो बैठक हो रही है उससे तुरंत पहले दिन तक वो कार्यरत रहते हैं, उनका कार्यकाल रहता है। तो दोनों का वैसे 5 साल हो गया, अथवा विधानसभा के कार्यकाल तक इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे देगा। दोनों याद रखना है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, छोटी छोटी बात है। अब आप पढ़ रहे हैं तो अपने को पता चलता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष, इसको क्या याद करें, लेकिन जब ऑप्शन देंगे ना तब लोग देखिए विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सीधा क्वेश्चन है, एकदम इजी। ऑप्शन में देंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष। अब उस दौरान अपने को याद रहना चाहिए कितना इजी था कि अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। ये वहां याद रहे तब सही रहेगा। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। हटा भी सकते हैं क्या इनको? तो हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। विधानसभा के सदस्य हटाएंगे बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। अगर बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधानसभा के सदस्य प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो इनको सदस्य अपने पद से हटना भी पड़ता है। ठीक है, अब इनके कार्य क्या है? कुछ कुछ इनके बहुत इंपॉर्टेंट कार्य देखना। विधानसभा के अब अध्यक्ष है तो क्या करेगा? जितनी विधानसभा के बैठक होगी उनकी अध्यक्षता करेगा, बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये तो नॉर्मल कार्य है, जो आप अगर नाम भी पढ़े ऑप्शन में हो तो अपने को आइडिया आ जाता है। सदन में जितनी शांति व्यवस्था अनुशासन बनाए रखने का काम अध्यक्ष का होता है। विधानसभा सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को स्वीकार अस्वीकार करना। विधानसभा सदस्य प्रश्न पूछने से पहले अध्यक्ष के सामने रखेंगे, अब अध्यक्ष की मर्जी को उनको स्वीकार करे या अस्वीकार करे। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। विधेयक अपने को पता होगा, जब संसद पढ़ते हैं तब अपने विधेयक होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। एक होता है धन विधेयक, एक साधारण विधेयक। एक होता है धन विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक। और एक होता है संविधान संशोधन, जो संविधान में संशोधन करने के लिए लाया जाता है, संविधान संशोधन विधेयक। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि 3 विधेयक है, उनमें संविधान संशोधन विधेयक है वो केवल संसद का काम है, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, राज्य विधानमंडल का काम नहीं है। राज्य विधानमंडल के 2 है, साधारण विधेयक और धन विधेयक। ठीक है, अब ये विधेयक लेके आए, अब उस विधेयक को लोग विधानसभा का अध्यक्ष है वो तय करेगा कि इसको धन विधेयक है या नहीं। तो ये ध्यान में आपको बहुत ही रखना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष को सदन में मतदान का अधिकार नहीं,
लेकिन किसी प्रस्ताव पर अगर मत बराबर हो गए तो निर्णायक वोट दे सकता है। वैसे अगर कोई भी प्रस्ताव आ गया तो सदस्य मत अपने वोट का प्रयोग करेंगे, मतदान देंगे, जिसके जितने ज्यादा उस बहुमत उसी से आधार पर होगा ना कि इस प्रस्ताव के पक्ष में कितने लोगों ने वोट दिए, जिसने ज्यादा वोट दिए वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन जो अध्यक्ष होता है उसको सदन में जो मतदान की प्रोसेस चल रही है उस दौरान मतदान सदस्य के तौर पर वो मतदान नहीं कर सकता। लेकिन अगर मत बराबर हो गए तब अध्यक्ष का वोट है वो निर्णायक होगा। जिस प्रस्ताव जिसकी तरफ पक्ष या विपक्ष है जिसकी तरफ अध्यक्ष का वोट होगा वही प्रस्ताव मान्य हो जाएगा। तो याद रखना है निर्णायक वोट दे सकता है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। विधानसभा की शक्तियां क्या है आपने पढ़ा है, विधायी शक्ति है। सबसे पहले विधानसभा की शक्ति क्या है, कानून बनाने की है, विधायी शक्ति है। वित्तीय शक्ति है, निर्वाचन संबंधी शक्ति है। अब विधानसभा आप देखो निर्वाचन में कौन सी निर्वाचन शक्ति है, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है निर्वाचक मंडल होता है उसमें विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। राज्यसभा के सदस्य उनका चुनाव कौन करते हैं, विधानसभा के सदस्य करते हैं, तो ये उसकी निर्वाचन शक्ति से है। अब संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन करने का अधिकार, प्रस्ताव संविधान संशोधन विधेयक लाया कहाँ जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में ला सकते हैं, संसद में ला सकते हैं। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन विधेयक को नहीं ला सकते। लेकिन संसद है वो संविधान संशोधन विधेयक को पारित करती है तब कुछ एक विषयों पर, 3 प्रकार की होती हैं, कुछ एक जैसे साधारण बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है, विशेष बहुमत से विधेयक पारित होती है। कुछ विषय ऐसे होते हैं संविधान संशोधन में जिनको पारित करने के लिए आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन की जरूरत होती है। तो जब संविधान संशोधन इसी विषयों पर हो तब विधानसभा की शक्ति हो जाती है संविधान संशोधन की शक्ति कि वो उसको समर्थन करे या नहीं करे। होता ये साधारण बहुमत से है लेकिन ये पारित उस दौरान ये अपना समर्थन दे या नहीं दे, ये होती है संविधान संशोधन की शक्ति। लेकिन ध्यान में रखना है संविधान संशोधन विधेयक केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। राज्य विधानसभा का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। राज्य विधानसभा का योगदान कहाँ है, केवल तब जब कुछ ऐसे संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद हो या कुछ ऐसे विषय हो जिनमें संशोधन करना हो, उनसे राज्य प्रभावित हो रहे हो, तो उनमें संसद को क्या है आधे राज्य के विधानमंडल की समर्थन की जरूरत पड़ती है, तब भेजते सभी राज्यों का है। अब इन विधानसभा के पास ये यहाँ शक्ति आ जाती है कि वो उसका समर्थन करे या उसको ना अस्वीकार करे, तो यहाँ उस विधान संशोधन की उसकी शक्ति हो जाती है। ठीक है, विधायी शक्ति देखें थोड़ा, राज्य विधानमंडल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। या मैं थोड़ा सा बता दूं, एक संघ सूची होती है, संघ सूची के विषय उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, केंद्र सरकार मतलब संसद के पास, संसद ध्यान रखना संसद के पास। ठीक है, संसद के पास। फिर राज्य सूची है, राज्य सूची के विषय जितने विषय है राज्य सूची के उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य के विधानमंडल को। ठीक है, और कुछ विषय ऐसी है जिनको समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची मतलब समवर्ती सूची ऐसी है जिन पर कानून बनाने का अधिकार, कुछ विषय हर में विषय रखे हैं, इनमें कुछ विषय, इसमें कुछ विषय, इसमें कुछ विषय। अब समवर्ती सूची के जो विषय है उन पर कानून राज्य विधानमंडल प्लस संसद दोनों को दिया गया है, दोनों को दिया गया है। ठीक है, तो समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है, संसद भी कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में मतभेद हो जाता है तब संसद का कानून प्रभावी हो जाता है, संसद वाला मान्य होगा, राज्य वाला खत्म हो जाएगा। तो विधायी शक्ति राज्य की कहाँ तक है, राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति है राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, क्या क्या सीमाएं, जैसे आपातकाल लागू हो गया। आपातकाल अपनी जो इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तब अपने पढ़ेंगे कि आपातकालीन शक्तियां किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। 3 अनुच्छेद याद रखने हैं, 352, 356 और 360। 352 अगर कोई राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं उसको, अगर युद्ध की, बाहरी आक्रमण की या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर वो लगता है राष्ट्रपति को लगे तो देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा 356 राष्ट्रपति शासन, उस दौरान राज्य की शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपति के हाथ में ले ली जाती है और उस दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाता है, संसद के पास आ जाता है। तो ये विधान विषय, ये आपको सीमा याद रखनी है
कि वैसे तो राज्य सूची समवर्ती सूची पर विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कुछ सीमा है। आपातकाल के दौरान इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास चला जाता है। दूसरी एक याद रखना, राज्यसभा है, अपने लोकसभा राज्यसभा है, राज्यसभा के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दें। ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 249। कौन सा अनुच्छेद है? 249 के तहत राज्यसभा के सदस्य अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि है तो ये राज्य सूची का विषय, लेकिन इसका महत्व राष्ट्रीय है और इस पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो वो अधिकार दे देती है संसद को कि राज्य सूची के विषय पर आप कानून बनाइए। तो उस दौरान फिर राज्य विधानमंडल नहीं बना सकता ना, तो उस पर कौन बनाएगा? राज्य संसद बनाएगी। कौन सा अनुच्छेद? 249। कुछ विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की भी जरूरत होती है। कोई विधेयक है वो राज्य विधानमंडल में लाने से पहले ही राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है, तो उसमें राष्ट्रपति स्वीकृति दे या न दे, तो ये सीमा भी लग सकती है। तो आपातकाल में राज्यसभा के प्रस्ताव से और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से। विधायी शक्ति समझ आ गई। विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति विधायी शक्ति है। कहाँ बना सकती है? राज्य सूची के विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर, लेकिन उसके कुछ उस पर है प्रतिबंध भी है। वो कौन कौन से वो अपने देखें। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति क्या होती है? वित्त विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक होता है वो तो ध्यान में रखना साधारण विधेयक है, विधानमंडल के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी। लेकिन वित्त विधेयक है वो केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, वो भी राज्यपाल की सिफारिश के बाद में। ध्यान में रखना है, राज्यपाल की सिफारिश के बाद में वित्त विधेयक है वो विधानसभा में प्रस्तुत हो सकता है। विधान परिषद इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है, केवल और केवल 14 दिन। अब राजस्थान की विधानसभा है, अब राजस्थान की विधानसभा देखें तब तो ये क्वेश्चन नहीं बन सकता क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं, लेकिन सीधा विधानसभा है। अगर संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया तब हो सकता है पूछ ले भी कोई भी वित्त विधेयक है उसको विधान परिषद है वो कितने दिन तक उसको रोक सकते हैं, तो केवल 14 दिन तक उसे रोक सकती है। ठीक है। निर्वाचन संबंधी शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां क्या है? विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। ये अपने बात की, राष्ट्रपति के चुनाव है, निर्वाचक मंडल होता है, उस निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं? दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। ध्यान में रखना है, निर्वाचित सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो एक तो ये उसकी विधानसभा के सदस्यों के हो गई ना निर्वाचन संबंधी शक्ति। दूसरी, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसके 1/3 सदस्य है उनका चुनाव करते हैं विधानसभा के सदस्य। ठीक है। राज्यसभा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं राज्यसभा के लिए। अब अपने राजस्थान में है, राज्यसभा की कितनी सीट आपको पता होना चाहिए? कितनी सीट है? 10 सीट है राज्यसभा के, और उन 10 का चुनाव कैसे करते हैं? राज्य विधानसभा के सदस्य है वो चुनाव करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है। तो विधानसभा की अपने आप निर्वाचन संबंधी शक्ति है, जो उनकी चुनाव में भूमिका है वो अपने आप बढ़ जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्यों के 1/3 सदस्यों का और राज्यसभा के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान संशोधन की शक्ति क्या है? संविधान संशोधन की शक्ति मैंने बताया संसद में निहित है। संसद में कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिनमें संशोधन करने तो कम से कम आधे राज्य विधानमंडल की सहमति जरूरत होती है। उस दौरान राज्य विधानसभा की संशोधन की जो संविधान में संशोधन की शक्ति है वो बढ़ जाती है। उसके पास अधिकार है कि अपने साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव है जो विधेयक है उसको प्रस्ताव को पारित करे अथवा न करें या स्वीकार करें ना स्वीकार करे, वो उसके पास अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो अपने राज्य विधानसभा है, ये आप मोटा मोटा जो एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी इसमें देखो डिटेल में बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कानून है, विधेयक है, कहाँ लाया जाता है, कौन विधेयक को पारित करता है, संसद है, उसके तो एक ऐसे तो राज्य विधानसभा की एक क्लास पूरी हो सकती है फिर भी कंप्लीट ना हो। लेकिन यहाँ मैराथन में क्या है, जल्दी जल्दी कोशिश की है कि रिवीजन हो सके, इसके लिए मैंने आपको इतना मतलब जो इम्पोर्टेंट है मोटा मोटा वो बताया है। अब ये क्वेश्चन फिर आप देखना, राज्यपाल त्यागपत्र किसे सौंपता है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अब तक अपने क्लास पढ़ी है उसमें से आपको आइडिया है इस चीज का। ठीक है, कौन सा विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत हो सकता है? पढ़ा है ना, तो ये देखना, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, उपरोक्त में से
कोई नहीं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है? 3 माह, 6 माह, विधानसभा सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह तक, कोई समय सीमा नहीं। ठीक है, ये देखना। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बिना कोई मुख्यमंत्री कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? ये क्वेश्चन भी किया है अपने, तो देखना 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। ओके। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? पढ़ा है ना, मंत्रिपरिषद वाला पढ़ा था। विधानसभा सदस्यों का 5%, 10%, 15% और 20%। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मुख्यमंत्री, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष और राज्यपाल। ठीक है, ये भी देखना आप। अब राजस्थान में अब अपने पढ़ लिया कि विधानसभा है, विधानसभा का कि संविधान में क्या प्रावधान है, कैसे सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं, अगर एक बार नियुक्त हो गए तो उनको मतलब पद का त्याग करना भी पड़ सकता है, तो कौन सी परिस्थिति है वो। फिर विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, फिर अध्यक्ष के क्या क्या काम हो सकते हैं, फिर विधानसभा है वो क्या काम करती है, ये हमने देख लिया। ये सारे राज्यों में कॉमन बात है। अब राजस्थान का विधानसभा लिखा है राजस्थान विधानसभा, तो अपने को पता होना चाहिए कि राजस्थान में अब तक कितनी विधानसभा आ चुकी हैं और विधानसभा के कुछ क्या कौन से विधानसभा में कितनी सीट थी और उनका कार्यकाल कितना था, किस विधानसभा में मध्यावधि चुनाव होते हैं और उस विधानसभा कौन सी विधानसभा जिसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, या ऐसी कोई और इम्पोर्टेंट बात है वो हम देखेंगे। तो राजस्थान में विधानसभा अपने पता है, पहली विधानसभा का कार्यकाल 29 मार्च 52 से 23 मार्च 57, पूरे 5 साल का था, पूरा 5 साल का था। इस समय विधानसभा की सदस्य संख्या ध्यान में रखनी है 160 थी। कितनी थी? 160। और फिलहाल कितनी? अभी 200। ठीक है। प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक 17 क्षेत्र में उपचुनाव हुए। अपने पढ़ा था ना कि उपचुनाव होते हैं सबसे पहली विधानसभा में उपचुनाव हो जाते हैं, और कितनी सीटों पर? 17 में, जो अब तक का कीर्तिमान है। विधानसभा की पहली बैठक कब होती है? 31 मार्च 1952 को। ठीक है। अब पहली विधानसभा कर लें तो पहली विधानसभा के अपने को अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी पता होना चाहिए। अध्यक्ष कौन है? नरोत्तम लाल जोशी। अध्यक्ष कौन है? नरोत्तम लाल जोशी, पहली विधानसभा के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत, लाल सिंह शक्तावत थे उपाध्यक्ष। विपक्ष के नेता भी थे कौन? कुंवर जसवंत सिंह। कुंवर जसवंत सिंह प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। पहली महिला विधायक कौन थी? पहली महिला विधायक थी यशोदा देवी। यशोदा देवी कौन सी पार्टी की थी? ये प्रजा समाजवादी पार्टी की थी, जिन्होंने नवंबर 53 में बांसवाड़ा से उपचुनाव जीता था। स्टार्टिंग में जब चुनाव होते हैं तब एक भी महिला उम्मीदवार नहीं होती है। ठीक है। लेकिन जब 17 सीटों पर उपचुनाव होता है तब श्रीमती यशोदा देवी है जीत कर आती है और पहली महिला विधायक बनती है। दूसरी महिला विधायक कांग्रेस की कमला बेनीवाल बनी, और कमला बेनीवाल का अपने पढ़ा था, एक तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रही है और राजस्थान की पहली महिला मंत्री किस मुख्यमंत्री के काल में? मोहनलाल सुखाड़िया के काल में। ठीक है। वर्तमान में राज्य की कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। इसके लिए चुनाव कब हुए थे? 7 दिसंबर 2018 को हुए थे। 7 दिसंबर 2018 को हुए थे। और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष भी आपको फिलहाल के आपको मैंने बताया पता होना चाहिए कौन है? सीपी जोशी। पहली 15वीं विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत। प्रथम कोई भी कार्य हो उसका तो आपको जितना डिटेल में याद कर सको उतना कर लो, क्योंकि एग्जाम में या तो पहली विधानसभा पहले कुछ भी हो या हाल फिलहाल की चल रही है उनके पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। ये नहीं कह रही कि और में पूछेंगे नहीं, और में भी पूछेंगे, पर इनमें ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब प्रथम विधानसभा के अपने कर लिया 1952 से 57। कांग्रेस थी 82 सीट थी तो बहुमत 82 मिल गया। राम राज्य परिषद थी दूसरी पार्टी, राम राज्य परिषद थी, और अन्य सबको मिलाकर मिलते हैं 78 सीट। तो कांग्रेस को बहुमत मिल गया और कांग्रेस की सरकार बनती है। अध्यक्ष अपने पढ़ चुके हैं। दूसरी विधानसभा 1957 से 62, 1957 से 62। अब जिस विधानसभा की क्या इंपॉर्टेंट बात है वही करेंगे। पहली की इंपॉर्टेंट बात तो काफी थी, अपने कर लिया। सीट पता है ना कितनी है? पहले में 160 है, दूसरी में कितनी है? 176 सीट है, बढ़ा दिए सीट है, 176 सीट है। याद रखना 1957 से 62 पूरा कार्यकाल है। तीसरी विधानसभा 62 से 67 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 साल पूरे हैं। सीट 176 है तो कोई नई बात नहीं है। दूसरी और तीसरी में सेम सीट रहती है। चौथी विधानसभा
चौथी 1967 से 72 तक है, लेकिन सीट बढ़ा दी 184। याद रखना है कितनी सीट है, 184 सीट है चौथी विधानसभा में। और चौथी विधानसभा में राष्ट्रपति शासन पहला लागू होता है। याद रखना 4, 5, 6 और 9 ये विधानसभा है। चौथी विधानसभा में पहला राष्ट्रपति शासन, 5वीं में दूसरा, 6ठी विधानसभा में तीसरा, 9वीं विधानसभा में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो राष्ट्रपति शासन चौथी विधानसभा में लगता है मार्च 1967 से अप्रैल 67 तक। ठीक है, सीट कितनी है 184। ओके, 5वीं विधानसभा में सीट 184 रहती है, सेम ही है, 1972 से 77 तक है। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन आ गया अपने अप्रैल 77 से जून 77 तक, अप्रैल 77 से जून 77 तक। 6ठी विधानसभा 1977 से 80। एक बात ध्यान रखना, दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सीट बढ़ा दी 184 से 200, और ये 6ठी विधानसभा में 200 सीट बढ़ाई है, वो ये अब तक 200 सीट है लगातार है। तो सीट वाला तो 6ठी तक याद रखना है, उसके बाद 200 ही है। मध्यावधि चुनाव होते हैं 6ठी विधानसभा में, पहली बार मध्यावधि चुनाव कब होते हैं, 6ठी विधानसभा में। 7वीं विधानसभा 80 से 85 है। यहाँ विपक्ष के नेता श्री भैरों सिंह शेखावत है। ये क्यों लिखा है विपक्ष के नेता, क्योंकि विपक्ष के नेता तो हर विधानसभा में रहे हैं। फिर ये क्यों, क्योंकि भैरों सिंह शेखावत क्या है, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से मुख्यमंत्री है जो विपक्ष के नेता रहे हैं, तो भैरों सिंह शेखावत विपक्ष के नेता है। 7वीं विधानसभा 8वीं 85 से 90 तक है। 9वीं विधानसभा 90 से 92, 2 ही साल का कार्यकाल है। इसका मतलब मध्यावधि चुनाव होते हैं, और इस कारण राष्ट्रपति शासन है 92 से दिसंबर 93 तक। ठीक है, मध्यावधि चुनाव किस में आए, 6ठी में और 9वीं में। 6ठी विधानसभा में और 9वीं विधानसभा में मध्यावधि चुनाव होते हैं। और विपक्ष के नेता 7वीं में, अपने बताया 6ठी विधानसभा में मध्यावधि चुनाव होते हैं, तब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, भैरों सिंह शेखावत पढ़ा था ना, तो उस दौरान मध्यावधि चुनाव होते हैं। फिर 7वीं विधानसभा आती है और यहाँ विपक्ष के नेता बनते हैं भैरों सिंह शेखावत। फिर 8वीं और फिर 9वीं विधानसभा में राष्ट्रपति शासन और मध्यावधि चुनाव। ठीक है, और इसमें याद रखना कि जो अपनी 9वीं विधानसभा है, पहली बात याद रखनी है राष्ट्रपति शासन, दूसरी बात याद रखनी है मध्यावधि चुनाव, तीसरी बात याद रखनी है विपक्ष के नेता हरिदेव जोशी थे। और हरिदेव जोशी क्या क्या बात इंपॉर्टेंट पड़ी थी हरिदेव जोशी की, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, 10वीं विधानसभा 93 से 98, आगे अब कुछ नहीं। 10वीं 93 से 98 पूरा 5-5 का कार्यकाल है। 11वीं 98 से 2003, 12वीं विधानसभा 2003 से 2008, 13वीं विधानसभा 2008 से 2013, और 14वीं विधानसभा 13 से 18, और अभी फिलहाल 15वीं विधानसभा चल रही है 2018 से 23 तक। ठीक है, और 13वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता श्रीमती वसुंधरा राजे। तो 3 मुख्यमंत्री रहे हैं जो विपक्ष के नेता रहे हैं। कौन कौन से, श्री भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और श्रीमती वसुंधरा राजे हैं जो 13वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता रही है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब फिलहाल 15वीं चल रही है, तो इसकी कोई डाटा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कर लें, एग्जाम में लेटेस्ट है वो पूछ सकते हैं, तो देख लेते हैं। 15वीं विधानसभा 2018 से अब तक क्या है, अध्यक्ष अपने पढ़ चुके हैं सीपी जोशी हैं, विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया है, गुलाब चंद कटारिया है, सीट है 200, अनुसूचित जाति की सीट 34 है, जनजाति की 25 है। ठीक है, महिला उम्मीदवार कितने हैं, फिलहाल 27 है। बाकी न्यूज़पेपर है, अब तो खैर क्या ही उपचुनाव होंगे, लेटेस्ट यही है, तो चुनाव होने वाले हैं आगे साल में, तो इतना ही है, तो यही ध्यान में रखना। बाकी जब हम चुनाव होता है उस दौरान के आंकड़े याद करते हैं, फिर न्यूज़पेपर में आते हैं, उससे थोड़ा बहुत अपडेट होता है। कोई उपचुनाव होता है उस दौरान मतलब सीट चेंज होती है, जैसे पहले महिला उम्मीदवार 26 थी, अब 27 है, तो इस हिसाब से अपने को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, पहली महिला, अब 27 सीट है, 15वीं विधानसभा कितना क्लियर हो गया ना। अब पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है, ये ध्यान में रखना है, महिला श्रीमती सुमित्रा सिंह है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनती है श्रीमती सुमित्रा सिंह। और पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष भी बनती है महिला, श्रीमती तारा भंडारी। कौन है, श्रीमती तारा भंडारी। क्लियर है ना, इतना हुआ 15वीं विधानसभा के डाटा आपको ध्यान में रखना है। अब विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अब आप कहोगे कितने अध्यक्ष है, कैसे याद रखें, आपको सारा नाम याद नहीं रखने, कोई भी लिस्ट है उस लिस्ट को गौर से देखो, उसमें ध्यान दो कि सबसे कार्यावधि देख लो, एक तो सबसे ज़्यादा समय के लिए कौन है, फिर विधानसभा अध्यक्ष है, अध्यक्ष रहे हैं उस व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है जो 2 पद पर रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री हो गया, कोई और पद इंपॉर्टेंट पद पर रहे हैं,
उन ऐसे कोई मुख्य विधानसभा अध्यक्ष है तो उनको अपना देखना होता है, और पहला सबका याद करना होता है, वर्तमान का याद करना होता है। तो अपने पहले देखें विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है, और इनकी कार्यावधि रही है 5 साल 28 डे, ठीक है, ये ध्यान में अपने को रखना है। फिर रामनिवास मिर्धा थे विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, ये 10 साल है। अब 10 साल है तो समझ रहे हो एक विधानसभा का कार्यकाल तो 10 नहीं होता, इसका मतलब 2 काल लगातार आए हैं, ये ध्यान में रखना है। दूसरी और तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं रामनिवास मिर्धा, ठीक है। पहले नरोत्तम लाल थे, याद रखना है, पहला ही रखना है, इस वजह से रखना है। रामनिवास जी को इस वजह से रखना है कि दो विधानसभा के अध्यक्ष लगातार रहे हैं। फिर अपने निरंजन नाथ आचार्य, ठीक है, ये 4 साल है, कोई बात नहीं। फिर राम किशोर व्यास है, लक्ष्मण सिंह है, राजगोपाल सिंह है, पूनम चंद बिश्नोई, ठीक है, हीरालाल देवपुरा, ये आपको समझ आ गया होगा। हीरालाल देवपुरा क्या थे? मुख्यमंत्री थे, सबसे कम कार्यावधि के मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। और कौन सी विधानसभा की? 8वीं विधानसभा, ठीक है, 8वीं विधानसभा। फिर गिरिराज प्रसाद तिवारी बन जाते हैं। हरिशंकर भाबड़ा, अब हरिशंकर भाबड़ा का नाम अब आपको अगर पीछे की याद है जितना करवाया तो उससे आप तुरंत लिंक कर सकते हो, जरूरी नहीं होता आप सारी लिस्ट रटो एक पहले नाम से, बिना सोचे समझे नरोत्तम लाल जी, रामनिवास मिर्धा जी, ऐसे रटना नहीं है, लिस्ट को अच्छे से देखना है। देख तो सकते हैं, अब यहाँ अपने नाम सुने नहीं है अब तक, और तो नाम नहीं सुने, अपने सुना हीरालाल देवपुरा का, अपने तुरंत लगा दिया कि ये तो मुख्यमंत्री रहे। हरिशंकर भाबड़ा आया था, कहाँ आया था? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री वाली लिस्ट में है। और उप मुख्यमंत्री में मैंने बात ये भी बताई कि सर्वाधिक अवधि तक थे, लंबी अवधि तक है। और ये हरिशंकर भाबड़ा है, ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाकी नहीं होते, सारे याद किसी को नहीं होते और ना अपने कर सकते। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि हरिशंकर भाबड़ा है, ये विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और ये शांतिलाल चपलोत है ना, ये 2 साल तक रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये समर्थलाल मीणा है। फिर परशुराम मदेरणा आगे 11वीं में। फिर सुमित्रा सिंह, ये इस वजह से याद रखना है कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है, तो इनका ये पूछ सकते हैं कि कौन सी विधानसभा के, तो 12वीं विधानसभा है, ठीक है, 12वीं विधानसभा। दीपेंद्र सिंह शेखावत है 13वीं में। कैलाश चंद्र मेघवाल है 14वीं विधानसभा में। और सीपी जोशी वर्तमान में 15वीं विधानसभा अध्यक्ष है। अब आपको नाम एक बार देख लिया, अच्छे से पता चल गया। अब इससे संबंधित कोई इनसे संबंधित कोई एक व्यक्ति कोई और पद पे है तो अपने को उनकी याद अपने को ध्यान में रखना है। समझ आया कैसे याद करना है? तो ये ध्यान में रखना है, आपको लिस्ट अच्छे से देखना, इससे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको ध्यान में रखना है। हर चीज रटने ऐसे याद नहीं कर जाती, उनको समझना। अपने 15 विधानसभा अध्यक्ष रट भी लेंगे, अगर हम लिंक नहीं करेंगे, कोई मुख्यमंत्री रहा है क्या, कोई उप मुख्यमंत्री रहा है क्या, कोई और पद पर रहे हैं, लिंक नहीं करेंगे तो फिर भी वो काम नहीं आएगा। तो अपने को ऐसे यादें करनी है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर है। प्रोटेम स्पीकर मैंने बता दिया किसे कहते हैं कि जब पहली विधानसभा आती है, विधानसभा होती है, बैठक होती है, उसमें शपथ दिलवाया जाता है, तो राज्यपाल एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त करता है, जिसका काम केवल होता है सदस्यों को शपथ दिलवाना। और प्रोटेम स्पीकर मैं नहीं कहूंगी कि सारे याद करो, आपको पहला तो पता होना चाहिए पहला प्रोटेम स्पीकर कौन था, तो महाराव संग्राम सिंह थे। महाराव संग्राम सिंह पहले प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त होते हैं, महाराव संग्राम सिंह। नियुक्ति की तिथि नहीं करनी है, आगे नारायण सिंह मसूदा है, ठीक है। फिर पूनम चंद बिश्नोई है, यशवंत सिंह नाहर है, मेजर फतेह सिंह, परशुराम मदेरणा, लक्ष्मण सिंह, पूनम चंद बिश्नोई, बीरू सिंह शेखावत, गंगाराम चौधरी, देवी सिंह भाटी, प्रद्युम्न सिंह, गुलाब चंद कटारिया। अब अगर आपने पीछे वाले क्लास वाले याद किए हैं तो आप इस लिस्ट में देखते हैं, आपको कुछ नाम है वो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएंगे। क्या क्या आ सकते हैं? एक तो आपने ध्यान दिया होगा पूनम चंद बिश्नोई है, 1 2 3 बार है प्रोटेम स्पीकर है। और अध्यक्ष वाली लिस्ट में देखोगे तो नाम मिलेगा। दूसरा आप देखोगे कि आपने याद किया था लक्ष्मण सिंह है, अध्यक्ष वाली लिस्ट में भी है, ठीक है। चलो अध्यक्ष छोड़ो, भैरव सिंह शेखावत दिख रहा है आपको। भैरव सिंह शेखावत प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार। तो ऐसे हिसाब से अपने को याद करना है, ठीक है। गुलाब चंद कटारिया है, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं और फिलहाल क्या है,
विपक्ष के नेता है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में देना है। सारी लिस्ट ऐसे ही पूरी याद नहीं करनी, अब तक के प्रोटेम स्पीकर कौन कौन से हैं ऐसे याद होते भी नहीं है, तो आपको ये ध्यान में देना है। पहला तो मैंने सबको बताया करना ही करना, फिलहाल का करना ही करना, और फिर इनमें जो जो आपको लगे, जैसे पूनम चंद बिश्नोई 3 बार प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है। भैरों सिंह शेखावत याद रखना है, मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त हुए हैं, विपक्ष के नेता भी अपने देखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में देना है। अब अपने आज क्या क्या पढ़ा, आज अपने पढ़ा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा, ठीक है। इसको आप पढ़िए। अब आप जैसे वीडियो देखो अपना पेन और अपने रजिस्टर हाथ में रखना, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको नोट करना और उनको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। और अब अपने नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें अपने पहला जो राजनीतिक व्यवस्था सिलेबस का पहला पार्ट है उसमें एक उच्च न्यायालय बचा है, उच्च न्यायालय पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ईओ के लिए तो पूरा सिलेबस है, ईओ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आरएस प्री में भी ये इम्पोर्टेंट है, बाकी एग्जाम में जो जो ये टॉपिक है सब में इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं होता अपने सिलेबस क्या होता है हर एग्जाम में, अब अलग से एग्जाम आएगा तो उसके लिए अलग थोड़ी ना पढ़ेंगे। एक बार राज्यपाल को अच्छे से कर लिया, मुख्यमंत्री को कर लिया, विधानसभा को कर लिया, तो उसके बाद कोई सा भी एग्जाम हो हमें पता होना चाहिए। जहाँ फैक्ट है फैक्ट याद होना चाहिए, जहाँ संविधान में व्यवस्था है वहाँ संविधान की व्यवस्था याद होना चाहिए। तो ठीक है, अपने नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अच्छे से वीडियो को देखिए और इसके नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।